हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। हम लोग मृणाल सर का इकोनॉमी का पीडीएफ कर रहे थे दोस्तों डिस्कशन। ये पीडीएफ जनरली 1000 पेजेज का है। हम लोग पिलर 1 में मैक्सिमम कर चुके हैं। आज हम लोग पिलर 2 करेंगे, ये पार्ट 13 है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मार्च एंड तक आपका मृणाल सर का पीडीएफ जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। और प्रेजेंटली मैं यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम था उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, इसके लिए मैंने ईपीएफओ में क्या करना चाहिए आपको, अकाउंटिंग का कोर्स लॉन्च किया हूँ, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की भी कोर्स लॉन्च किया हूँ। ईपीएफओ के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट तैयारी जीरो आईएएस के चैनल पे करवाया जा रहा है और ये कम्प्लीटली फ्री तैयारी होगा दोस्तों। ठीक है, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ उसका जो कोर्स का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का मृणाल सर का लेक्चर। तो दोस्तों ये आज मृणाल सर का लेक्चर 13 है। ठीक है, तो आज हम लोग पिलर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। आज हम लोग पिलर 3 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, पिलर 3 में हम लोग का बजट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं पिलर 3 में कौन कौन सा टॉपिक्स हैं डिटेल में, उसका नाम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है पिलर 2 को करेंगे, है ना। पिलर 2 में देखिए बजट हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। तो बजट क्या होता है वो देखेंगे, फिजिकल पॉलिसी के बारे में थोड़ा बजट के बारे में देख लेंगे, कौन कौन सा फंड होता है वो बात देखेंगे। ठीक है, सब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं। बजट किस तरह प्रोसेस होता है, किस तरह पास होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, फिर इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। ठीक है, क्या क्या मिनिस्ट्री होती है दोस्तों वो देख लेंगे। रेवेन्यू पार्ट क्या होता है बजट का। ठीक है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, किस डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, सब हो जाएगा कंप्लीट, टेंशन। ठीक है, मार्च एंड तक मैं आपको ये जो पीडीएफ है टोटल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीज़ क्या होता है। तो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बन गया है मृणाल इकोनॉमी के नाम से जीरो आईएएस के चैनल पे, वहाँ पे आप देखेंगे आपको सब दिख जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी पिलर 2 में। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो जो सरकार बनाता है दोस्तों, तो फिजिकल पॉलिसी बनाता है कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो टैक्सेशन के बारे में देखते हैं हम लोग, सब्सिडी के बारे में, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो खर्चा करती है वो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश करना, विनिवेश मतलब होता है जब सरकार अपना किसी कंपनी से शेयर घटाती है। ठीक है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये दोनों, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों का काम क्या होता है कि सरकार सेविंग बढ़ाना इकोनॉमी में, जीडीपी बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना, इंक्लूसिव ग्रोथ करना और भी बहुत सारे चीज़। तो फिजिकल का मतलब होता है दोस्तों बास्केट। ठीक है, ये पब्लिक पर्स को डिनोट करता है, मतलब लोगों का पैसा। तो फिजिकल पॉलिसी मतलब सरकार का ऐसा डिसीजन जिसमें टैक्स से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, सब्सिडी से और भी फाइनेंशियल ऑपरेशन से। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी का यूज करके सरकार जो है लोगों के सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन को इकोनॉमी में चेंज करता है और उसी से इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी ज़्यादा पैसा कमाता है तो उससे ज़्यादा टैक्स लगता है, जो ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उसका जो भी पैसा है वो अमीर से गरीब के बीच में जाता है। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर भी करता है कि हेल्थ में, एजुकेशन में किस टाइप से हम लोग को खर्चा करना है। ठीक है, तो इसका क्या क्या इससे मदद होता है, तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं और रीजनली बैलेंस ग्रोथ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का मान लीजिए वो पीछे पिछड़ा है तो बजट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं। तो समझ में आ गया, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मतलब डॉलर और रुपया का भी जो एक फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए वो भी हम इससे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सरकार को लग रहा है कि यार डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है। डॉलर इंडिया से बाहर कब जाएगा, जब बाहर इंडिया से लोग बाहर का चीज़ खरीदेंगे तो डॉलर देंगे। तो सरकार क्या करेगी, वो बोल देगी कि भाई तुम अगर बाहर डॉलर लेके जाओगे तो पैसा जो है तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा टैक्स, उससे भी एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल रहेगा, है ना। तो वही हाई टैक्स लगा देगी इंपोर्टेड आइटम से, इसलिए लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम लोग का डॉलर जो है डिमांड कम होगा और रुपया का बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2018 में, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है दोस्तों, एक तरह का टैक्सेशन है, पब्लिक बोरोविंग है जो सरकार करती है किसके लिए भैया, डेवलपमेंट के लिए,
वही बोलता है इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, वही होता है टैक्स जहाँ पब्लिक बोरोइंग ये सब, ठीक है। बजट के बारे में क्या है, तो बजट को दोस्तों जो ऑफिशियल नाम है उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें रेवेन्यू कितना मेरा आने वाला है और कितना हम खर्च करेंगे आने वाले साल में, उसका एक लेखा जोखा होता है, ठीक है। इसी को सरकार यूज करती है फिजिकल पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो बजट में 3 टाइप का फंड होता है, ठीक, जैसे कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट है, कंटिजेंसी फंड है। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 में, पब्लिक अकाउंट 266 में भी है और कंटिजेंसी 267 में। नाम से ही पता है संचित निधि। संचित निधि मतलब सारे पैसा यहाँ पे संचित होता है, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या लोन सरकार ने लिया है तो लोन आया है तो उसके बाद सारे पैसा इसमें इकट्ठा होता है। और ये पैसा को अगर हमको खर्चा करना है दोस्तों, इस फंड से में जो भी पैसा आता है उसे खर्चा करना है तो पार्लियामेंट, याद रखिएगा, पार्लियामेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस फंड में कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिस पे हम पार्लियामेंट का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस पर कोई वोटिंग नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो उसमें ऑटोमेटिकली उससे कट जाएगा, इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। जैसे उसमें आएंगे क्या, जज लोगों का सैलरी। दूसरा फंड पब्लिक अकाउंट होता है, आर्टिकल 266 में मेंशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पब्लिक फंड से जो प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आता है दोस्तों, जैसे ईपीएफओ के बारे में आपने पढ़ा है, तो पीएफ में जो पैसा कटता है या स्मॉल सेविंग या लोगों का जो स्मॉल सेविंग होता है उसमें जो पैसा होता है, या पोस्टल डिपॉजिट, आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया तो आपको जो बदले में डिपॉजिट सरकार लेती है आपसे, तो वो जो डिपॉजिट होता है वो सारे पैसा कहाँ जाता है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट में। नाम ही मतलब है पब्लिक अकाउंट, मतलब लोगों का पैसा इसमें जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें सरकार जो है को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि चूँकि ये पैसा किसका है, पब्लिक का है, तो पैसा पब्लिक का है तो पब्लिक को वापस सरकार करती है। तो सरकार सिर्फ इसमें एक बैंकर का रोल प्ले करती है। बैंकर मतलब समझते हो, बैंक क्या करता है, आपका पैसा लेता है और फिर जब आपको डिमांड होता है तो देता है। तो उसी तरह पब्लिक अकाउंट में जो पैसा पब्लिक से सरकार डालती है पब्लिक अकाउंट में, वो पैसा सरकार उसको वापस कर देती है टाइम आने पे। तो सरकार एक क्या कर रही है दोस्तों, बैंकर का काम कर रही है, इसलिए इसको लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी सेपरेट फंड अगर हम पहली बार बनाते हैं दोस्तों कोई स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए, तब पार्लियामेंट का हमको परमिशन लेना पड़ता है। जैसे सेंट्रल रोड फंड हम लोग बनाए, जहाँ पे हम लोग जो भी पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, उससे जो हम लोग सेस लेते हैं। सेस मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जिस पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है और उसको राज्यों के साथ शेयर नहीं करते हम लोग। जैसे कोई भी सेस है, सेस मतलब कोई भी ऐसा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाता है और राज्य सरकार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है। वो किसके पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहता है, जैसे रोड सेस, ठीक है। तीसरा फंड होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नाम ही आकस्मिक निधि। तो ये अनफोर्सिन इवेंट, जैसे कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कोरोना हो गया, तो उसके लिए स्पेशल फंड बनाया गया है अनफोर्सिन के लिए। इसको ये किसके अंडर में होता है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट के अंडर में होता है और उसको देख रेख कौन करता है, तो फिनांस जो सेक्रेटरी होता है दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो इसको देख रेख करता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। कंटिजेंसी फंड आकस्मिक चीज़ के लिए बनाया जाता है, ये प्रेसिडेंट के अंडर में होता है, लेकिन फिनांस सेक्रेटरी उसको देख रेख करता है, ठीक है। तो इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पैसा खर्च होने के बाद ज़रूरत पड़ती है। तो पार्लियामेंट अप्रूवल ज़रूरी होता है, लेकिन कब, खर्च होने के बाद, ठीक है। और इसमें जो पैसा आता है दोस्तों, वो कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, समझ में आया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा, कुछ पैसा हम लोग कंटिजेंसी फंड में डाल देते हैं, वो राष्ट्रपति के अंडर में होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी उसका देखरेख करता है, और एक बार पैसा खर्च होता है अगर इससे किसी चीज़ के लिए, तो उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत पड़ता है। पब्लिक अकाउंट के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं करता, जरूरत पड़ता है, सरकार एक बैंकर के रूप में इसमें काम करती है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा था 2011 में कि ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो किसके हमको परमिशन लेने का जरूरत पड़ता है अगर हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालते हैं, तो किसका जरूरत पड़ता है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। पब्लिक अकाउंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिजेंसी फंड के लिए प्रेसिडेंट से ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 जो फंड है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। तो देखिए, जो पब्लिक अकाउंट है दोस्तों, इसमें पैसा कहाँ से आता है, जो टैक्स में पैसा लगता है, सेस का पैसा इसमें आता है। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस में लोग मनी ऑर्डर ये सब जमा करते हैं, वो इसमें पैसा आता है। स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स होते हैं वो इसमें पैसा आता है, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, तो इससे लोन दिया जा सकता है सरकारों को, इससे गरीब लोगों को पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मनी ऑर्डर
इससे शेष ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रोड बनाने के लिए अगर पैसा वैसा चाहिए तो जो है इसे दिया जाता है पब्लिक अकाउंट से, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड ये है, तो इसमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है दोस्तों। लोन अगर किसी ने रिकवरी किया, म्यांमार को हमने लोन दिया तो फिर वापस अगर लोन मिला तो इसमें आएगा, ठीक है। लोन अगर बोरो हुआ तो यहाँ आएगा। टैक्स कलेक्शन इसमें जाएगा। और फिर इसमें पैसा कहाँ कहाँ से घटता है, कौन लेगा, तो कंटीजेंसी फंड बन सकता है, इसी में जाता है ना। कंटीजेंसी फंड का पैसा कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड से आता है, ठीक है। इस ठीक, तो इसको जो है 40% डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसको देखती है 40%, और 60% जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कंटीजेंसी फंड को देखती है। और अभी 30,000 करोड़ का जो है कंटीजेंसी फंड है, जिसमें से 60% डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखती है और 40% पैसा खर्चा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखती है। और कंटीजेंसी फंड के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 2 फंड के बारे में। ये बहुत न्यूज़ में था, पीएम केयर्स फंड, ठीक है। तो उसका हम लोग कंपेयर देखेंगे पीएमएनआरएफ से, और पीएम केयर्स फंड क्या होता है। तो देखिए पीएमएनआरएफ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ये बनाया गया था नेहरू के टाइम में 1948 में, और इसको मोदी ने बनाया। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये भी यही है, राष्ट्रीय राहत कोष। जब कभी भी आपदा वापदा होता है तो राहत के लिए हमको इस फंड से पैसा निकाल के देते हैं। इसमें वही है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोविड के टाइम बनाया गया था, तो उसको इसमें देते हैं पैसा, ठीक है। तो ये किस लिए बनाया गया था, पीएमएनआरएफ के लिए। ओरिजिनली शुरू में इसको बनाया गया था कि जो पाकिस्तान से जो रेफ्यूजी आए थे दोस्तों, उसकी मदद के लिए। लेकिन अभी इसका यूज कहाँ है, तो आपने सुना होगा पीएमएनआरएफ से गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, तो कहीं बाढ़ आ गया, कहीं साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी पैसा इससे दिया जाता है। इसके अलावा कैंसर एक्सीडेंट अटैक किसी पे हुआ है, राइट्स दंगा वंगा पे दिया जाता है, ठीक है। पीएम केयर्स फंड में किसी भी टाइप का इमरजेंसी दिया जाता है, जैसे कोविड-19 में हुआ, ठीक है। तो अब देखिए पीएमएनआरएफ फंड को पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, इस फंड को भी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। इसमें बजट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें पब्लिक पैसा जमा कर दिए। इसमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो कोई भी आम आदमी, कोई भी संस्था, कोई भी विदेशी लोग इसमें पैसा डाल सकता है। और सेम चीज़ इसमें होता है, इसको भी बजट से पैसा नहीं मिलता है, इसमें भी पैसा कौन डालता है, आदमी लोग डालता है, विदेशी लोग डाल सकते हैं। जो भी आदमी पैसा डालता है तो उसको जितना पैसा दिया है उस पर उसको इनकम टैक्स मिलता है छूट। और कोई अगर कंपनी दिया है तो जितना पैसा वो देता है इन दोनों फंड में, चाहे इसमें और इसमें, वो उसका काउंट हो जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखिए कोई भी कंपनी होता है तो उसका जिम्मेदारी है समाज के प्रति। तो जितना भी पैसा उसके पास है, जितना भी प्रॉफिट होता है, तो उसका 2%, ठीक है, 3 साल में जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 2% उन कंपनियों को देना पड़ता है। कहाँ पे, समाज की भलाई के लिए, ठीक है। चाहे वो हेल्थ में दे, एजुकेशन में दे, या किसी भी चीज़ में। तो बोला गया है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी प्राइवेट, कोई भी कंपनी अगर पीएमएनआरएफ में और पीएम केयर्स फंड में पैसा डालता है तो उसको वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काउंट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। दोनों को पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑपरेट करता है, और प्राइम मिनिस्टर दोनों का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। और उसको असिस्ट करते हैं, उसके कुछ ऑफिसर लोग भी उसका हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, तो ये सब काम का उतना नहीं है, ठीक। इसके अलावा 1962 में नेशनल डिफेंस फंड बना था पीएम के अंडर में, कि जो भी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस है दोस्तों, उसकी परिवार अगर को पैसे की ज़रूरत है तो इस फंड से दिया जाता है, नेशनल डिफेंस फंड से, ठीक है। तो ये जो फंड होते हैं, जितना भी डोनेशन होता है, वो सब इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जो बजट होता है दोस्तों, उसमें 3 डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड है, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या है हम देखेंगे अभी। सबसे पहले देखिए बजट को फ्रांस का एक वर्ड था बुगेट से डिराइव होता है। बुगेट का मतलब होता है लेदर बैग। इसलिए पहले बजट जो प्रिपेयर किया जाता था वो लेके आता था फाइनेंस मिनिस्टर किसमें, लेदर के बैग में। लेकिन अब जो है हम लोग उसको किसमें ले आप जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने लेके आया है बजट को किसमें, तो वही खाता में लेके आया, जिसको वो लाल का मतलब कपड़े से लपेट के लाते हैं, ठीक है। फिर भी उसको बजट बोलते हैं, भले बजट का मतलब होता है लेदर बैग, ठीक है, लेदर का बैग, ठीक है, समझ गए। तो बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मेंशन है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक फाइनेंशियल वित्तीय और स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए तो बजट में ये आप देखिए खाता वही लाल कपड़े में ये पैक है। तो 3 डॉक्यूमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर बजट में रखता है। क्या क्या रखता है बजट के साथ, एक रखता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा रखता है फाइनेंशियल बिल, और तीसरा रखता है एप्रोप्रिएशन बिल। तीनों का क्या मतलब है,
एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ये बताता है कि इस साल हम लोग का कितना खर्चा है और कितना हम लोग का अलग अलग मिनिस्ट्री का डिमांड है, उसको बोलते हैं एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ बजट में फिनेंशियल बिल भी रखा जाता है कि हम लोग का जो इतना खर्चा है हम लोग कहाँ से उसको वसूलेंगे, कहाँ से हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, कितना कितना फील्ड से और कहाँ कहाँ से, वो बोलते हैं फिनांस बिल। इसके साथ हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल डालते हैं कि हम खर्च करने के लिए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है कितना पैसा डिमांड कर रहा है, उसके लिए हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल लाते हैं। तो 3 टाइप का लाते हैं, एक एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, एक फिनांस बिल पैसा कलेक्ट करने के लिए, और एप्रोप्रिएशन बिल पैसा को स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल टू स्पेंड मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा देना है तो एप्रोप्रिएशन बिल ला के ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, और उस बिल को पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है। इसीलिए कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकालना है तो हम लोग को पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत पड़ता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, अगर लोकसभा का इलेक्शन उस साल है, ठीक है, तो उस साल पूरा फुल बजट हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। मान लीजिए इलेक्शन आपको पता है कि अप्रैल मई में होता है, ठीक है, और बजट कब आता है, 1 मिनट देखिए, समझ में आपको क्लियर आ जाएगा। आपको पता है कि अप्रैल में इलेक्शन में लोकसभा का, अप्रैल मई में 2024 में इलेक्शन है, ठीक है, और बजट कब आएगा, फरवरी के आसपास, ठीक है। तो इस समय फरवरी में सरकार बजट रखेगी, फरवरी 24 में। तो ये जो बजट रखेगी ये पूरे साल के लिए नहीं रखेगी, क्यों, क्योंकि अप्रैल मई में तो इलेक्शन होगा तो फिर नया सरकार आएगी, वो बजट पेश करेगी, है ना। तो फरवरी 2024 में हम लोग जो बजट रखते हैं, लोकसभा इलेक्शन जिस साल होता है, तो उस बजट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरिम बजट। और अगर लोकसभा इलेक्शन नहीं होता है तब जनरल बजट रखा जाता है। और कोई भी बजट हो, चाहे वो इंटरिम बजट हो या जनरल बजट हो, ये तीनों स्टेटमेंट उस साल हम लोग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, मान लो सरकार को पैसा और चाहिए, सरकार ने बोला कि यार हमको खर्च इतना सारा करना है, लेकिन मान लीजिए वो खर्चा सफिशिएंट नहीं रहा, सरकार को बीच में ही पैसा चाहिए और, तो उसके लिए सरकार जो है वोट ऑन अकाउंट लाती है। जैसे मान लीजिए बजट कब से कब तक हुआ आपका, जैसे फरवरी से लेके, फरवरी या मार्च तक है, फरवरी से लेकर मान लीजिए दिसंबर तक पैसा सब खत्म हो गया, और फिर 2 महीना के तो बाद बजट आएगा, फरवरी में आएगा। तो इन 2 महीनों के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो वो पैसा लाने के लिए सरकार फिर से पार्लियामेंट में रखती है वोट ऑन अकाउंट। वोट अकाउंट का मतलब क्या है कि जब सरकार को टेम्पररी फंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जब तक नया बजट नहीं आता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो अगर चाहिए पैसा तो हमको वोट अकाउंट रखते हैं, अगर नहीं चाहिए पैसा तो वोट ऑन अकाउंट नहीं रखा जाता है। समझ में आ गया। तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो मेंशन है दोस्तों, वो आर्टिकल 112 में मेंशन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है रिसिप्ट का मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। और क्या रहता है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट ईयर मतलब अभी बजट हम लोग पेश कर रहेंगे तो 2024 का करेंगे, ठीक है। तो 2024 के पहले क्या था, 2023, ठीक है, और प्रेजेंट ईयर क्या है 2024 जो बजट लाए हैं, और आने वाले 2025 बजट। तो 3 साल हुआ ना, 1 साल पहले वाला, 1 साल करेंट जो चल रहा है सो, और 2025, ठीक है, 3 साल हुआ। तो जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है, द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट ईयर हम लोगों को कितना खर्चा हुआ, कितना हम लोग को पैसा मिला, ठीक है। एंड प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर जो हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग कितना हम लोग प्रोजेक्ट करें, कितना हम लोग को पैसा आएगा और कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेटा मस्ट बी शोन सेपरेटली फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर डेटा। तो बोल रहा है कि आपको पता है कि पहले हम लोग प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करते थे, प्लान एंड नॉन प्लान, लेकिन ये प्लान एक्सपेंडिचर क्या जो 5 ईयर प्लान के अंदर करते थे वो प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान मतलब जो जनरल एक्सपेंडिचर होता था। तो ये जो प्लान और नॉन प्लान जो डिवीज़न था दोस्तों बजट में, वो संविधान के द्वारा नहीं डिवाइडेड था। संविधान सिर्फ ये बोला है कि बजट को हमको 2 टाइप में जो भी पैसा आता है, जब भी पैसा खर्च होता है 2 टाइप में डिवाइड कर दो। एक को बोलो रेवेन्यू जो तो आपका डे टू डे हो, और दूसरे को बोल दो कैपिटल, ठीक है। तो जो भी हम खर्चा करते हैं दोस्तों उसको 2 टाइप में बजट में दिखाते हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा डे टू डे होता है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग को पहले सेपरेट रेल बजट आता था, अब ज़रूरत नहीं है कि रेल बजट को आप जो है अलग से दिखाने का, ठीक। फिर ना ही हम लोग को प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का ज़रूरत है।
संविधान में सिर्फ ये बोला गया है कि आप जो है रेवेन्यू को और कैपिटल को अलग अलग करके दिखा दो, ये संविधान में बोला गया, बाकी और कुछ नहीं बोला गया। ठीक है। फिर देखिए, जब तक हम कोई नए फाइनेंस बिल नहीं लाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का बिना परमिशन के हम कोई भी टैक्स जो है नहीं लगा सकते। हमको कोई भी नया टैक्स अगर लगाना है तो हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, हमें फिनांस बिल जो है लाना पड़ेगा। ठीक है। अगर पार्लियामेंट को कोई टैक्स को ख़त्म करना है या कम करना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट कर सकती है। मतलब किसी टैक्स को कम करना है या ख़त्म करना है, सरकार कर सकती है बीच में ही, लेकिन पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट किसी टैक्स को बढ़ा नहीं सकती है जब तक फिनांस बिल में वो लिखा नहीं है। बात समझ में आए? अगर सरकार बोलेगी कि हमको टैक्स बढ़ाना है और वो फिनांस बिल में नहीं लिखा है तो सरकार उसको नहीं कर सकती। सरकार अगर फाइनेंस बिल में भले नहीं लिखे फिर भी अगर टैक्स को हटाना या कम करना है तो कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज टैक्स बियॉन्ड व्हाट हैज़ प्रपोज्ड इन द फिनांस बिल। फिनांस बिल में जो लिखा है बस उतना ही टैक्स पार्लियामेंट सजेस्ट कर सकती है, उससे बियॉन्ड नहीं कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। अप्रोप्रिएशन बिल मैंने बता दिया कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट खर्चा करती है दोस्तों अलग अलग, जो उससे रिलेटेड है अप्रोप्रिएशन बिल। तो इसके लिए जो है पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए कि हमको मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है। तो जो भी पैसा हम कंसोलिडेटेड फंड से निकालते हैं दोस्तों, वो दो टाइप का होता है जो भी खर्चा। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, मतलब वो तो होगा ही होगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जज का सैलरी, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो इसको आप डिस्कस तो कर सकते हो कि हाँ जज का इतना सैलरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे डिस्कस, लेकिन उस पर याद रखो उस पर कोई वोटिंग नहीं होगा। आप उस पर डिस्कस कर लो, लेकिन वोटिंग नहीं होगा और ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। और कुछ एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज नहीं रहता है, उसको बोलते हैं मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उससे हम लोग पैसा निकालते हैं, खर्च करते हैं। तो कुछ तो चार्ज करते हैं जो ऑटोमेटिकली होगा, और कुछ हम लोग बनाते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री किसी स्कीम के लिए बना दी है। जैसे किसाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके लिए कितना फंड है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। और इस पर क्या होगा, डिस्कशन भी होता है और वोटिंग भी होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है उसमें दो टाइप का एक्सपेंडिचर, एक चार्ज और एक मेड। चार्ज में कोई वोटिंग नहीं होगा। ठीक है। तो जो फिनांस बिल होता है दोस्तों और जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसको हम लोग मनी बिल बोलते हैं। तो मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर आपने लक्ष्मीकांत ने पढ़ा है। और जब भी कोई मनी बिल होता है तो उसमें राज्यसभा को का अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और राज्यसभा को उतना पावर भी नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उस बिल को 14 दिन तक डिस्कस कर सकती है और कोई सलाह दे सकती है, और सलाह मानना नहीं मानना वो लोकसभा पे डिपेंड करता है। लोकसभा पे वो बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, और कोई बिल मनी बिल होता है या नहीं होता है उसमें लोकसभा का स्पीकर का ही फैसला फाइनल होता है, और उसके फैसला को हम लोग कहीं भी चुनौती नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन पूछा था प्री 2013 में, तो देखते हैं। बोल रहे हैं व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। क्या होगा अगर राज्यसभा ने कोई मनी बिल पे चेंज कर दिया? कुछ नहीं होगा, राज्यसभा को घंटा पावर ही नहीं है कुछ। तो क्या बोलेंगे, लोकसभा कैन नॉट, यहाँ पे अब लिखिए लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। सही है, लोकसभा को उसको कोई घंटा वैल्यू नहीं देगा, है ना। बोल रहा है कि लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल। भाई लोकसभा को बहुत पावर है, राज्यसभा को मनी बिल पे कुछ पावर नहीं है, खत्म नहीं होगा। लोकसभा का मेस एंड, लोकसभा की जरूरत नहीं है कि वो राज्यसभा को वापस बिल भेजे। मनी बिल में लोकसभा को राज्यसभा को कोई पावर नहीं। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, 14 दिन के अंदर उस बिल को लोकसभा को भेज सकती है और अपना सलाह दे सकती है। सलाह मानना नहीं मानना लोकसभा पे है, लोकसभा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि राज्यसभा क्या बोल रही है मनी बिल पे। ठीक है। प्रेसिडेंट में कॉल है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता। ज्वाइंट सिटिंग वहीं पे होगा जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद है। राज्यसभा को जब पावर ही नहीं है मनी बिल में, तो फिर हम क्यों करवाएंगे ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है। अगला देखते हैं, करेक्ट आंसर पूछा है प्री 2013 में। बोल रहा है राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल। एकदम सही है, राज्यसभा को कोई पावर नहीं है रिजेक्ट और अमेंड करने का। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। जो डिमांड फॉर ग्रांट है दोस्तों, अलग अलग मिनिस्ट्री का जो डिमांड करती है वो राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, ये भी सही है। राज्यसभा को बजट में, बिल में, बजट में और मनी बिल ये सब में कोई पावर नहीं है। ठीक है। खाली ज़्यादा ज़्यादा वो डिस्कस कर सकती है। ठीक है। और राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल बजट, नहीं डिस्कस कर सकती है वो,
लेकिन वोट का पावर नहीं है बजट में, ठीक है। तो तीसरा नहीं होगा, तीसरा काट दिए, 1 और 2 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं कि बजट किस तरह से प्रिपेयर होता है, किस तरह से पास होता है। तो सबसे पहले देखिए, बजट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है? फिनांस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन होता है बजट पे, सब लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद बजट जो है अलग अलग डिपार्टमेंटल कमेटी को भेज दिया जाता है। जैसे कोई डिपार्टमेंट कमेटी कॉर्पोरेट अफेयर्स की होगी तो कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेज दिया जाएगा कि अब देखिए चला इस पर कि कितना आपको डिमांड हो रहा है या सही तरीक़े से किया जा रहा है कि नहीं। फिनांस मिनिस्ट्री का कुछ डिपार्टमेंट होगा उसको भेज देगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट कमेटी है दोस्तों वो उसको जांच करती है कि जो मिनिस्ट्री डिमांड कर रही है वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन किया, फिर जाके डिस्कशन हुआ पीडी के बाद फिर क्या हुआ, स्क्रूटनी हुआ, पीडीएस, ठीक है। याद कर लीजिएगा, पीडीएस प्रेजेंटेशन, फिर डिस्कशन, फिर स्क्रूटनी, फिर जाके वोट ऑन ग्रांट हुआ। एक बार फिर डिपार्टमेंट कमेटी देख ली कि हाँ इसका डिमांड सही है, फिर उस पर वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होता है कि मतलब कि इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा देना चाहिए नहीं, उस पर वोटिंग होगा लोकसभा में, ठीक है। और फिर लोग अलग अलग तरह का कट मोशन करते हैं। कट मोशन आपने पता है, अब लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे पार्लियामेंट में। कट मोशन मतलब डिसाइड होता है कि हमको इतना पैसा उसमें स्कीम में या उस मिनिस्ट्री को देना चाहिए कि नहीं। अलग अलग टाइप का कट मोशन होता है, पॉलिसी कट होता है, टोकन कट होता है, ये आप देखिएगा। गिलोटिन का मतलब होता है बिना डिस्कशन किए बजट को पास कर देना, ठीक है। बिना डिस्कशन के बजट को पास कर देना। जैसे कि मान लीजिए इतना सारा बजट है, ठीक है, बहुत सारा, इतना बजट आपने डिस्कस हुआ, इस पर वोटिंग हुआ, देखिए कि टाइम कम है तो इतने वाले चीज़ को भी डायरेक्ट बिना डिस्कशन के वोट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं गिलोटिन करना। तो सबसे पहले आपने पीडीएस किया, फिर आपने वोट फॉर ग्रांट और फिर जो ये सब रखा, कट मोशन, गिलोटिन, फिर जाके आपने एप्रोप्रिएशन बिल पास किया ए, और फिर जाके आपने फिनांस बिल पास किया एफ। तो आप याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन, उसके बाद डिस्कशन, फिर स्क्रूटिनी, फिर आपका वोट फॉर ग्रांट, फिर आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और लास्ट में आपका फिनांस बिल पास होता है, ठीक है। ये आप याद करिएगा, पीडीएस वीएएफ, पीडीएस वीएएफ डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है अरेंज करने, ठीक है। देखिए अब फिनांस ईयर के बारे में देखते हैं। तो 1867 में ब्रिटिश के टाइम में फिनांस ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक था, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को कोई मेंशन नहीं है कि फिनांस बिल कहाँ से होगा, ठीक है। तो फिर जाके शंकराचार्य कमेटी 1617 में बना था, जिसने ये बोला था कि हम लोग को जो है चेंज कर देना चाहिए फिनांस ईयर, ताकि हम लोग को ज़्यादा से अच्छा हम लोग को डेटा मिल पाए कि टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। लेकिन बहुत सारे राज्य जो है वो इसके फेवर में नहीं थे, बोले कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को जो है पहले से ही जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन ये है दोस्तों कि ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है कि हम लोग का फिनांशियल ईयर कितना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यही है फिनांशियल ईयर, याद रखिएगा। भारत का फिनांशियल ईयर है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब हम लोग देखते हैं वोट ऑन अकाउंट क्या होता है दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको पैसा कहीं से निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो हमने बताया था कि आप एप्रोप्रिएशन बिल ला के ही निकाल सकते हैं। तो अगर एप्रोप्रिएशन बिल पास होने में टाइम लगेगा, एप्रोप्रिएशन बिल मान लीजिए आप फरवरी में प्रेसिडेंट रखे हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में, इस बिल को पास होने में दोस्तों 2-3 महीना लगेगा। मान लीजिए मार्च अप्रैल मई 3 महीना लगे, आप मई में जाके ये पास हुआ, ठीक है। तो फरवरी से लेके मई तक में आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, क्योंकि बिना एप्रोप्रिएशन बिल पास हुए आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, फरवरी मार्च में जो हम लोग बजट रखते थे लास्ट वर्किंग डे और फरवरी में, तो इसको पास होते होते एप्रोप्रिएशन बिल को पास होते होते मई लग जाता था। और तो फिर फरवरी से लेकर मई तक में आप अपना खर्चा कैसे करेंगे, तो उसके लिए पार्लियामेंट जब एप्रोप्रिएशन बिल लाती थी तो उसके लिए साथ ही साथ वोट ऑन अकाउंट भी ले आती थी, ताकि चलिए 3 महीने का जो हमारा खर्चा करना है वो वोट ऑन अकाउंट में जितना पैसा रखा हुआ है लेखा अनुदान, उसी से हम लोग कर लेंगे। ये कब होता था, जब हम लोग फरवरी एंड में, ठीक है, बजट को पेश करते थे, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस होने में मई तक लगता था, इसलिए सरकार उस समय क्या करती थी, एक साथ ही साथ बिल भी रख लेती थी। कौन सा बिल रख लेती थी, वोट एंड अकाउंट, और फिर उससे जो हम लोग पैसा जो है निकाल लेते थे, ठीक है, और अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि अब हमको वोट एंड अकाउंट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वोट एंड अकाउंट जनरली दोस्तों 2 महीने तक मिलता था, यही जो 2 महीने है ना, मार्च अप्रैल वाला, उसी के लिए मिलता था, ठीक है। और कितना मिलता था, तो जितना भी टोटल बजट है उसका 1/6। देखिए 12 महीने में आपको टोटल पैसा मिलेगा, अगर आपको 2 महीने का पैसा चाहिए तो 1/6 मिलेगा ना, तो
तो 1/6 जो है वोट ऑन अकाउंट मिलता था जनरली, ठीक है। तो उसके बाद सरकार ने बोला कि देखिए कि हम लोग वोट ऑन अकाउंट का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला कि यार हम जो फरवरी एंड में जो पहले बजट आता था ना, बजट पेश करते थे, वो अब हम नहीं करेंगे। अब हम बजट पेश करेंगे कब? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, मतलब 1 फरवरी को ही चेंज करेंगे और पूरा प्रोसेस होते होते मार्च तक ख़त्म हो जाएगा और मार्च से हमको फिर नया ईयर का पैसा मिल जाएगा। तो हम क्यों वोट ऑन अकाउंट जारी करेंगे? पहले क्या होता था कि फरवरी में आता था बजट और पास होने में मार्च अप्रैल मई तक लग जाता था। अब क्या होगा, सरकार बोला कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक में ही रखेंगे और ये पास होते होते मार्च हो जाएगा, मार्च में फिर हमको नया पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है क्या, ये आपका वोट ऑन अकाउंट का, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट हम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान देना है कि आप वोट ऑन अकाउंट जो है नहीं पेश होता है, क्योंकि बजट का जो डेट था लागू लाने का, वो हम लोग फरवरी एंड से घसीट के खींच के कहाँ ले गए, पहले फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, ठीक है। तब आराम से पास हो जाता है मार्च तक, फिर मार्च से हम लोग को नया साल का नया बजट का पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट बता दिया था, अगर लोकसभा अगर उस साल इलेक्शन में है तो जो बजट पेश किया जाता है वो कुछ समय के लिए किया जाता है, जब तक चुन के नया साल नहीं आता है, उसको हम लोग इंटरिम बजट पेश करते हैं। और अगर लोकसभा इलेक्शन नहीं है तो हम लोग उसमें जनरल बजट पेश करते हैं, ठीक है। तो इंटरिम बजट में क्या क्या उसका लिमिटेशंस है कि आप बड़े बड़े चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बोल दे कि नहीं है, अब सरकार कोई भी चाहेगी यार कि हम दोबारा से सरकार बनाएं, तो अगर बजट में ये सब बोल देगी कि इस बजट में हम बोलते हैं कि यार कि जो भी हमको मतलब 50,000 रुपया हर घर वाले को मिलेगा, एक बाइक मिलेगा, एक ये मिलेगा, तो ये बोला है कि भाई बड़े बड़े पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं दे सकती है वोट को गेन करने के लिए इंटरिम बजट में, ठीक है। ये कि अब ये इलेक्शन ईयर है, इसलिए आप ये मान के जो है पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं कि यार कि हम जो है इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। आप नॉर्मल जो प्रोसेस चल रहा है उसी के अनुसार अपना इंटरिम बजट लेके आइए, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इंटरिम बजट या अंतरिम बजट का प्रावधान नहीं है, ठीक है, डिफाइन भी नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्शन साल हुआ या कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन हुआ है तो सरकार जो है इंटरिम बजट को लाती है, ठीक है। तो जब भी तो चाहे वो इंटरिम बजट लाए या नॉर्मल बजट लाए, जनरल बजट, उसको जो 6 प्रोसेस हमने देखा, क्या देखा, PDS, ठीक है, AFP, ठीक है। PDS मैंने प्रेजेंटेशन, फिर D से क्या देखा दोस्तों, डिस्कशन, फिर S से स्क्रूटनी, A से ग्रांट, ठीक है, F से फिनांस और यहाँ P था ना, तो प्रेजेंटेशन, D से क्या देखा था, डिस्कशन, S से स्क्रूटनी, V से वोट ऑन अकाउंट, A से अप्रोप्रिएशन बिल, F से फिनांस बिल। तो चाहे वो जनरल बजट हो या अंतरिम बजट हो, सबको वो 6 प्रोसेस से जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरिम बजट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच बीच के कुछ समय के लिए आता है, पूरे इलेक्शन साल के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बजट का थीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 2022 का जो बजट आया था तो फुल बजट, ठीक है, उसका आज़ादी का अमृत काल 25 ईयर हम लोग जो है लॉन्ग रोड मैप लेके आए हैं कि @100, मतलब आज़ादी के 2022 तक हम लोग का हो गया 75 साल आज़ादी का, तो अगले 25 साल में हम लोग क्या करेंगे उसका रोड मैप लेके आए। 4 प्रायोरिटी है इस बजट में, क्या क्या था, PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट ये, और चौथा है फिनांसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये पेपरलेस डिजिटल बजट था और इसको रेड कलर्ड कवर में डाले, इसको ही वो खाता वही बोले, ठीक है, बाकी जानने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसका बाद इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे बजट के जस्ट एक दिन पहले आता है, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट कौन करता है, तो क्या कौन करता है, याद रखिए, फिनांस मिनिस्ट्री में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है वो करता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिनांस मिनिस्ट्री वित्त मंत्री नहीं करता है, कौन करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है, ठीक है। इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हम लोग को इकोनॉमिक सर्वे लाना पड़ेगा, लेकिन ये पार्लियामेंट में एक दिन पहले आता है बजट के, ठीक है। 19 में नहीं आया, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरिम बजट था। 2019 में जुलाई में आया जनरल बजट में, ठीक है। जब भी बजट जब लाया जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, देखिए बजट जो होता है क्या होता है कि हम आने वाले साल में कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से पैसा करेंगे, तो उसको बजट बोलते हैं, जो आने वाले साल का होता है।
जो इकोनॉमिक सर्वे होता है दोस्तों वो पिछले साल का होता है कि पिछले साल हम लोग का इकोनॉमी में क्या परफॉर्मेंस रहा और हम लोग को आगे साल क्या क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ठीक है, वो पिछले साल के बारे में डिटेल बताता है और बजट जो होता है वो आने साल का। तो जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे अगर हम लिखेंगे बजट 2022-23 का, तो हम लिखेंगे बजट 2022-23। अगर इसी साल अगर इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम लिखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। तो याद रखिएगा एक साल पहले का लिखते हैं, ठीक है। जैसे बजट अगर 2019 में हम लोग कब सर्वे डालें तो इकोनॉमिक सर्वे उसका नाम देंगे 18-19, लेकिन अगर बजट डालें तो बजट का नाम होगा 19-20। समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक सर्वे 22 है तो इसका मतलब 21-22 लिखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 21-22। प्रेजेंट कब किया जाएगा 31 जनवरी 2022। इकोनॉमिक सर्वे 21 है तो उसको लिखेंगे 20-21। उसको कब रखेंगे 21 में, बात समझ में आया। 22 वाला रखेंगे 22 में, ठीक है, लेकिन नाम देंगे 21-22। 21 वाला रखेंगे 21 में लेकिन नाम देंगे 20-21। समझ में आ रहा है, सिंपल है, उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2013-14 में एक वॉल्यूम का आता था, फिर 14-15, 15-16 ये सब 2-2 वॉल्यूम का आने लगा, मतलब 2 किताब आने लगा इकोनॉमिक सर्वे का, पार्ट 1 पार्ट 2। तो याद रखिएगा एक चीज़, IMF का एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो जारी करता है कौन, IMF। कौन जारी करता है, IMF, ठीक है। उसका ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, फालतू चीज़ है। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दोस्तों, ठीक है ना। और इसको जो है अभी कौन है, नागेश्वरन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये फिनांस मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, ठीक है, 3 साल का इसका जनरली टेन्योर होता है और इसका री अपॉइंटमेंट हम लोग कर सकते हैं। ना तो ये कोई संवैधानिक पोस्ट है ना ही कोई वैधानिक, मतलब कोई एक्ट से बना है, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है, आनंद नागेश्वरन, ठीक है। अब देखते हैं फिनांस मिनिस्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट होता है, नया डिपार्टमेंट ऐड किया गया है तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ, टोटल कितने डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये डिपार्टमेंट को हम लोग नया ऐड किए हैं, ठीक है, 6 को। तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इसी के अंडर आता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, जो नागेश्वरन है, ठीक। जो बजट बनाती है दोस्तों वो यही मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर वही आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक। उसके बाद एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, फिनेंशियल सर्विसेज है जिसके अंदर बैंक बोर्ड ब्यूरो को ये देख रेख करता है, ठीक है। दीपम है डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। और छठा डिपार्टमेंट आपका है कौन सा है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में फंक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटे रखिएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स वाली पब्लिक फिजिकल पॉलिसी बनाती है, बजट बनाती है, ठीक है, ये सारा काम करती है, ठीक। स्मॉल सेविंग स्कीम को पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको अनाउंस करती है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो यही वाली मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट करेगा इकोनॉमिक अफेयर्स का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर कौन कौन सा संस्था आता है दोस्तों, तो एक याद रखिएगा फिनांस कमीशन आता है जो आर्टिकल 280 के अंदर आता है, जो एक संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में डिटेल में लक्ष्मीकांत पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाया है, तो ज़रूर देखें। बहुत मात्र 5 से 7 मिनट में आपको लक्ष्मीकांत में फिनांस कमीशन आपको पढ़ाया हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है लक्ष्मीकांत का, वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसी में आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, जिसको हेड करता है फिनांस मिनिस्टर, ठीक है। ये ना तो एक संवैधानिक संस्था है ना ही एक वैधानिक, ना ही कोई कानून के अंदर बना है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी जो कॉइन्स छपता है इंडिया में, सिक्का छपता है, तो वो भी जो एजेंसी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी इसी के अंडर आती है, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग जो खर्चे से रिलेटेड है। इसमें जो CGA होता है दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो इसके अंडर में आता है। वो बताता है कि कितना पैसा हमको खर्च करना है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो एक्सपेंडिचर वाला इसके अंदर आ गया। इसके अलावा जो
पे कमीशन होता है ना, 7th पे कमीशन का रिपोर्ट कि पैसा लोगों का बढ़ना चाहिए, ये नहीं बढ़ना चाहिए, पेंशन का जो अकाउंटिंग ऑफिस है ये सब वो देखता है, ठीक है। इसके अलावा PFMS याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी पैसा एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री जा रहा है, कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ कहाँ लूप हो रहा है, तो सब सारे को देख रेख करने का कौन है, PFMS। और इसको रेगुलेट कौन करती है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च वाला मंत्र, ये डिपार्टमेंट, विभाग। इसके अलावा भारत कोष, भारत कोष क्या होता है, कोष मतलब कलेक्शन, जहाँ पे आ रहा है पैसा। तो जितना भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है, नॉन टैक्स मतलब जो पैसा बिना टैक्स के मिल रहा है, जैसे आपने चालान काट रहे हैं तो चालान क्या है, बिना टैक्स नहीं है। तो जो भी टैक्स से पैसा मिल रहा है, जैसे सरकार किताब उताब बेचती है, इंडिया ईयर बुक, तो उससे जो भी पैसा मिलता है नॉन टैक्स, वो सब पैसा भारत कोष में जाता है। तो उसका देख रेख करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछा था CDS में 2019 में कि जो PFMS है एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है दोस्तों, तो कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कौन देखता है, मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें कहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फिनांस, ये भी नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये नहीं होगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये हो सकता है, लेकिन जो मेन अच्छा होना चाहिए वो होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। कि कौन वेब पोर्टल जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट देखती है, तो उसमें था पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगला डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। तो इसके अंदर तो ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ स्टेचुटरी बॉडी होती है, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंडर कुछ बॉडी बनी है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टैक्स, पैसा आना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। पहले कस्टम्स एंड एक्साइज होता था, लेकिन एक्साइज अब क्या हुआ, मर्ज कर गया, तो अब जाके क्या बना, GST के बाद CBIC, ठीक है। तो CBIC CBDT ये दो तरह का स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट के अंडर बना है। तो उसको देख रेख करने वाली कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब समझिए जहाँ से पैसा आ रहा है टैक्स से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो जैसे या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों को देख रेख करने वाला कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट ईडी हम लोग सुनते हैं, वो भी किस में आता है, याद रखिएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी आएगा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी किस में आएगा, रेवेन्यू में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, VVI, ठीक है, खासकर ED, ठीक है। इसके अलावा एक कुछ कंपनियां हैं, जैसे GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। पहले इसका जो है मालिक HDFC ICICI ये होता था, लेकिन सरकार 2018 में डिसाइड किया कि हम इसको 100% सरकारी कंपनी बनाएंगे, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इसका क्या होगा, मालिक होगा, ठीक है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको DFS बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स रेगुलेट करती है, ठीक है, जो फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड होता है, ठीक। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक का जो सुपरविजन करना है या उसको कितना पैसा देना है, या पब्लिक सेक्टर का जो फिनेंशियल इंटरमीडियरी होता है उनके रेगुलेटर, लेकिन EPFO और ESIC को छोड़ दें तो बाकी चीज़ों को कौन देखता है, DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अंदर कुछ संस्था होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है दोस्तों, ये कुछ नामों को बताता है, किसको, सरकार को, कि उन नाम से आप चुन लीजिए कि किस बैंक का, सरकारी बैंक का MD कौन होगा, CEO कौन होगा, ठीक है। तो ये एक तरह का ना तो संविधान में इसको मेंशन है, ना ही एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसको सरकार ने गजट इन्फॉर्मेशन मतलब के थ्रू जो है बनाया है। तो जो टॉप ऑफिसर होते हैं दोस्तों, किसी भी बैंक का MD हो, CEO हो, पब्लिक सेक्टर बैंक का या LIC का, उसके लिए सिलेक्शन का ये एक प्रावधान करवाता है। मतलब ये चुन के बताता है कि फलाना आदमी को आप सेलेक्ट कीजिए, लेकिन ये खुद नहीं करता है, खुद तो सरकार करेगा। ये नाम सुझाएगा कि मान लो 5 आदमी नाम है ABCDE, बोला कि ABCDE में से आप चुन लीजिए कि SBI जो सरकारी बैंक है वो या LIC का कौन जो है चेयरमैन होगा, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ सरकारी कंपनियां भी आती है, जैसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है। ये किसका गारंटी लेती है, क्रेडिट का, मतलब जो भी क्रेडिट दिया जाता है उस पर ये गारंटी लेती है। क्रेडिट मतलब लोन। तो ये बोला कि फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी फॉर लोन्स इन मुद्रा, तो जो भी मुद्रा के तहत
बैंक लोन देती है या कुछ एमएसएमई को लोन दिया जाता है, या स्टैंडअप इंडिया आपको पता है क्या होता है, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एससी एसटी के लिए हम लोग स्टैंडअप इंडिया लेके आए हैं, ठीक है। एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर लोन दिया जाता है तो उस लोन पे अगर कुछ हानि वानी हो रहा है या रिकवर नहीं हो रहा है तो ये जो कंपनी है दोस्तों वो गारंटी लेती है कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। अगला है दीपम। दीपम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या ये देखती है, इन्वेस्टमेंट को देखती है और किसको देखती है, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को। पब्लिक का जो एसेट है, पब्लिक एसेट मतलब कहीं पे पुलिया है, पुल है, ब्रिज है, हाईवे है, रोड्स है, तो उसमें जो एसेट है पब्लिक का उसको मैनेज करती है, ताकि वो देखती है किसका विनिवेश करने का ज़रूरत है क्या। विनिवेश मतलब सरकार जब अपना शेयर घटाते रहती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी है बीएसएनएल मान लीजिए सरकार का 100% हिस्सेदारी है, 100%, तो सरकार चाह रही है कि यार इसका हम लोग अपना हिस्सेदारी से कम करेंगे और अपना हिस्सेदारी कम करके 80% लाएंगे और 20% जो शेयर है वो हम बेच देंगे, प्राइवेट प्लेयर को दे देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट किसका करना है किसका नहीं करना है ये देख रेख करती है, ठीक। तो देखिए पहले क्या था जब उसके बाद देखिए अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो था, जो पब्लिक इंटरप्राइज मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रम हैं, जैसे बीएसएनएल है, जैसे एयर इंडिया है, ये सब है, तो वो पहले जो था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंडर में था। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में चला गया है, ठीक है। ताकि या अब जो कि पब्लिक जो कंपनियां हैं दोस्तों, तो पब्लिक कंपनियों में कितना निवेश करना है कितना निवेश नहीं करना है, तो उसको किसको देना चाहिए, जो देखे कि निवेश विनिवेश। तो निवेश कौन देखती है, दीपम। तो दीपम में ही फिर से ये जो डिपार्टमेंट था जो पहले हेवी इंडस्ट्री के अंदर में था वो डाल के किसमें दिए, फिनांस मिनिस्ट्री में, ताकि दोनों में सिनर्जी हो पाए, दोनों में कोऑर्डिनेशन हो पाए, दीपम में और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज में, कि दोनों का काम क्या है, एक जैसा है, ठीक है। तो जो डीपी है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, ये देखती है कि सरकारी जो कंपनियां हैं या सेंट्रल सरकारी केंद्र सरकार की कंपनियां हैं उसका किस तरह से उसका एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा है, किस तरह से उसका प्रशासन है ना, किस तरह से उसका वित्तीय व्यवस्था है, क्या है, वो सब देखती है। जो डीपी है दोस्तों, डिपार्टमेंट पब्लिक इंटरप्राइज, यही रत्ना स्टेटस देती है कि मिनी रत्न है कि नवरत्न है कि महारत्न, ये सब देती है कौन, डीपीई। इसके अलावा जो केंद्र के जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, सरकारी कंपनियां, उन लोगों के एम्प्लॉय का ट्रेनिंग देना, किस तरह से उन्हें पुनर्वासन करना, ये सभी वही करती है, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्शन नहीं देखती, सिलेक्शन थोड़ी ना, सिलेक्शन तो भाई जिसका ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा। जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है, वो देखेगी कि बैंकों का, बड़े बड़े बैंक का कौन सा एमडी होगा, कौन सी होगा, ये उसका सिलेक्शन विलेक्शन नहीं देखती है। वो इसका काम है कि सिलेक्शन होने के बाद उसका ट्रेनिंग व्रेनिंग करवाना, किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा देना, महारत्न का दर्जा देना, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक तरफ देखेंगे कि कोई संस्था है तो जिसका चेयरमैन है और उसको चयन करता है। तो देखिए अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई है, ठीक है, या जैसे एसबीआई हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब सरकारी बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या एनबीएफसी हो जैसे सरकारी, या आईफाई हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट 4 हैं। कौन कौन है, एक्जिम, नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक। डिटेल में आपको बताया हूँ, जरूर पहले लेक्चर जो आ चुका है उसको आप जरूर देखिए, ठीक है, तब आपको एक फ्लो पता चलेगा। तो इन लोगों का जो एमडी सीईओ होगा पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसी, आईफाई, कौन अपॉइंट करेगा, तो इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो था पहले। अब क्या हुआ, बैंक बोर्ड ब्यूरो अब उसको रिप्लेस कर दिया एफएसआईबी, ठीक है। तो एफएसआईबी क्या होता है दोस्तों, हम लोग आने वाले लेक्चर में जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनियां जो होती है दोस्तों, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है या एनबीएफसी के अलावा और भी तो कंपनी होगी, जैसे ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, इनके हेड को कौन अपॉइंट करता है, तो उसके लिए हमारा पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में। तो याद रखिएगा कोई सरकारी कंपनियां हैं तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वाला अपॉइंट करते हैं उसके हेड को। उसी तरह आरबीआई का गवर्नर है या सेबी का हेड है तो उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के हेड में कमेटी बना हुआ है, उसको वो चुनती है कि कौन बनेगा आरबीआई का गवर्नर, कौन बनेगा सेबी का हेड, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर इन तो जितने भी होते हैं तीनों में, इसमें जो मेन आदमी होता है दोस्तों वो आईएएस ऑफिसर ही होता है जो चुनता है इन लोगों को, ठीक है। और सीनियर मोस्ट होता है उसी में फिनांस सेक्रेटरी होता है, और फिनांस सेक्रेटरी जो होता है 1 रुपये का नोट पे साइन करता है, ठीक है। तो ये हो गया।
तो देखिए हम लोग 6 डिपार्टमेंट पढ़े हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ क्या था, पब्लिक एंटरप्राइजेज। सबको हेड जो करता है दोस्तों वो एक IAS ऑफिसर होता है, और उन IAS ऑफिसर में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बनाएंगे हेड, ठीक है, जो एक फिनांस सेक्रेटरी होता है। समझ में आया? ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में ही एक चीज़ है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, NLMC, ठीक है, NLMC। तो जो अगला डिपार्टमेंट क्या था दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन जो कॉरपोरेशन है वो इसी के अंडर में आता है। इसका काम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो सरकार ने ये बोला है कि हम लोग जो है NLMC सेट करेंगे, बनाएंगे किसके, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में। ये 100% भारत सरकार इसको मालिक होगा, और इसके पास पैसा कितना होगा, तो 150 करोड़ रुपये। इसका काम क्या होगा, तो जितना भी देखिए सरकार का फालतू ज़मीन होगा, जितना भी आपको पता है कि रेलवे का भी बहुत सारा ज़मीन इर्द गिर्द है, एयरपोर्ट का भी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी है, उसका सेल का भी ज़मीन फालतू होगा। तो जो भी उसके पास सरप्लस या एसेट होगा सरकारी कंपनी का, वो उसको ले लेगा, किस पे, रेंट पे दे देगा। जैसे कि मान लीजिए ONGC का कोई ज़मीन पड़ा होगा, वो ज़मीन दे दिया कि इसको अंबानी को, तो अंबानी इसको बदले में क्या देगा, पैसा देगा, है ना। तो वो पैसा किस में जाएगा, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन रखे लाएगा, और उस पैसे जो भी कलेक्ट हुआ है उसके लिए वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में डालेगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है दोस्तों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को शुरू किया गया है, ठीक है। तो इससे PM गति शक्ति जो है शुरू करेगा। PM गति शक्ति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गति शक्ति लाया गया है, ठीक। तो याद रखिएगा वही है, जितना भी सरकार का सरप्लस ज़मीन वमीन होता है उसको ये लोग रेंट वेंट पे दे देगी या बेच देगी, और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो अपना सरकार जो है PM गति शक्ति में लगाएगी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, ठीक है, समझ गए। इसी तरह एक और है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट दोस्तों IAI बोलते हैं उसको, जिसका UPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, UPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है इसमें। तो इसको हेड कौन करता है, तो CAG करता है। CAG आपको पता है आर्टिकल 148 के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2015 में, बोला डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट। बोल रहा बजट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाता है, नहीं, हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत होगा, पहला गलत है तो मतलब ये गया और ये गया। दूसरा, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 से अगर आपको पैसा लेना है तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये सही है। बोला ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट। बोला पब्लिक अकाउंट से अगर पैसा लेना है तो आपको पार्लियामेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, ये गलत है दोस्तों। हमने देखा था कि पब्लिक अकाउंट से पैसा लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत है, तो ये मेरा गया, तो आंसर होगा 2 ओनली, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर बोल रहा है कि अब देखिए 2010 में क्वेश्चन पूछा था और 2013 में 15 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट कौन बनाता है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ऑप्शन नंबर इसका, है ना। बोल रहा है फिजिकल पॉलिसी इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, कौन फिजिकल पॉलिसी बनाता है, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है दोस्तों, फिनांस मिनिस्ट्री बनाता है, ठीक है। RBI क्या बनाता है, RBI आपका बनाता था मॉनेटरी पॉलिसी। प्लानिंग कमीशन कुछ नहीं बनाता है, ये बनाता था आपका जब 5 ईयर प्लान। और सेबी का तो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, ये सबको उतना काम नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों बजट के बारे में। तो बजट में 2 पार्ट होता है, मैंने बताया था बजट को 2 पार्ट में लिखना होता है, एक रेवेन्यू, ठीक है, और दूसरा होता है कैपिटल। बहुत आसान है, आसानी से आप समझ जाएंगे। रेवेन्यू हम लोग सबसे पहले रिसिप्ट। रेवेन्यू में रिसिप्ट मतलब कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके लिए में देखेंगे हम लोग सबसे पहले टैक्स। तो देखिए बजट जो होता है दोस्तों उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। रेवेन्यू में पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं रिसिप्ट, कहाँ से पैसा आ रहा है रेवेन्यू का, और कहाँ रेवेन्यू का पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस तरह कैपिटल पार्ट है उसको भी 2 में करते हैं, रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है दोस्तों, तो सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है, रिसिप्ट होता है, उसका 2 टाइप से मिलता है, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। मतलब टैक्स से पैसा सरकार को मिलता है या गैर टैक्स से मिलता है, ठीक है। तो टैक्स में भी 2 टाइप का होगा, एक होगा डायरेक्ट टैक्स
और फिर दूसरा होगा इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? तो इस टाइप से देखिए बजट का 2 पार्ट हुआ, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का दो पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस तरह कैपिटल का भी 2 पार्ट, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रिसिप्ट प्राप्त हुआ सरकार को रेवेन्यू के अंदर, फिर उसका 2 टाइप, टैक्स एंड नॉन टैक्स। फिर टैक्स का 2 टाइप, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए? तो ये हमारा बजट का क्लासिफिकेशन। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा वीडियो को जो है पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू में जो रिसिप्ट होता है उसमें जो टैक्स होता है, तो टैक्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और टैक्स में हम लोग 2 टाइप देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सिंपल सा बात है, इसमें 2 चीज़ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक देखेंगे कि टैक्स का इंसिडेंस, मतलब कहाँ से टैक्स लिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं करापात। और दूसरा होता है कि टैक्स का बोझ किस पे पड़ रहा है, टैक्स का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स का देखिए इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है ना, ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स अगर इनकम टैक्स है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है दोस्तों तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टैक्स किससे कलेक्ट हुआ? आपसे लिया सरकार ने टैक्स, आपसे लिया। और टैक्स अगर बढ़ रहा है तो मतलब आप पे बोझ बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? आप ही पे पड़ेगा। तो जिससे टैक्स लिया जा रहा है अगर उसी पे उसका प्रभाव पड़ रहा है तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनकम डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है। तो समझ में इंसिडेंस किस पे लगा? तो आदमी पे लगा, डायरेक्ट उसी आदमी पे लगा जिससे टैक्स कलेक्ट हुआ, ठीक है, सेम पर्सन पे लग रहा है। तो इंसिडेंट उसी से लिया जा रहा है और उसी पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में? क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स का? जैसे मान लो एग्जाम्पल है, आप सामान खरीदते हैं तो आप जो है माचिस खरीदें, तो माचिस में यहाँ लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो ये टैक्स क्या आप दे रहे हो? नहीं, ये टैक्स कलेक्ट किससे हुआ? सरकार ने किससे कलेक्ट किया? सरकार ने माचिस पे जो टैक्स था वो कलेक्ट किया है मालिक से, जो माचिस बना रहा था, मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट किया। जो मैन्युफैक्चर कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, उससे टैक्स कलेक्ट किया कौन? सरकार ने। लेकिन क्या वो टैक्स अपने घर से दे रहा है? नहीं, वो सब टैक्स तो सरकार को आप दे रहे हो ना। यहाँ पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर माचिस का रेट बढ़ेगा, मतलब माचिस पे टैक्स बढ़ा, तो टैक्स बढ़ा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है दोस्तों? क्या उसका प्रभाव मालिक पे पड़ रहा है? नहीं, मालिक तो टैक्स आपसे ले के दे देगा उसको। मतलब माचिस पे जो आपने ख़रीदा है माचिस रेट, तो उस पर तो टैक्स इंक्लूडेड है। वो टैक्स कौन दे रहा है? आप दे रहे हो ना। अगर माचिस का रेट बढ़ेगा तो आपका बोझ आप पे पड़ेगा ना। तो टैक्स लिया जा रहा है किससे? टैक्स कलेक्शन किससे हो रहा है? मालिक से। टैक्स का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप पे। तो ये वो देखिए, तो टैक्स किससे कलेक्ट किया जा रहा है? इनसे शॉपकीपर से, शॉपकीपर मतलब वही मालिक से, ठीक है, उससे उस पर लिया जा रहा है। और टैक्स का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ग्राहक से। तो दोनों अलग अलग आदमी हैं। जब दोनों अलग अलग आदमी होता है, मतलब जिससे टैक्स लिया जाता है और जिस पे प्रभाव पड़ता है, तो वैसे टैक्स उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। और जिस पे प्रभाव पड़ता है उसी से टैक्स लिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया आपको? सिंपल है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट टैक्स जो होता है दोस्तों, उसको फिर एक तो हो गया डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। एक को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरे को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, तो अगर टैक्स बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो टैक्स आपको ज़्यादा देना चाहिए। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर इनकम भी बढ़ रहा है तो आपको टैक्स ज़्यादा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 5,000 रुपये कमा रहा है तो वो कम टैक्स देगा, कम देगा। अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो ज़्यादा देना चाहिए भैया। कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है तो और ज़्यादा देगा। कोई 5 करोड़ कमा रहा है तो और ज़्यादा देगा। मतलब टैक्स अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप टैक्स भी आप ज़्यादा दोगे, ठीक है। जैसे डायरेक्ट टैक्स है, इसीलिए अलग अलग स्लैब है कि जो गरीब किसान है उस पर कोई टैक्स नहीं। जो थोड़ा सा मिडिल इनकम है, मिडिल इनकम फैमिली, उसको 5%। जो अंबानी टाइप है उसको 30%। मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा टैक्स होता है दोस्तों, प्रोग्रेसिव को प्रगामी भी बोलते हैं, ठीक है, और रिग्रेसिव को प्रतिगामी। मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपको टैक्स का, अगर आपने ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स जो है कम आपको रेशियो में देना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिगामी। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अंबानी है दोस्तों, ठीक है, अगर मान लो पार्ले जी अगर खाता होगा तो कितना पार्ले जी खाएगा? मान लीजिए महीना में 30 पार्ले जी, एक पार्ले जी का 10 रुपये रेट है, 300 रुपये हुआ, ठीक है। 30 पार्ले जी खा रहा है,
₹10 का 300 रुपये हुआ। कोई गरीब आदमी है, वो भी डेली ₹10 का पार्ले जी का नाश्ता कर रहा है, तो वो भी कितना देगा? 300 रुपये। ठीक है, अंबानी कितना रुपया, अब ₹30 का जो 300 रुपया दिया, मान लीजिए उसमें टैक्स एक बिस्किट पे ₹1 लगता था, तो 30 बिस्किट पे कितना टैक्स लगा? ₹30। ठीक है, गरीब आदमी भी ₹30 ही टैक्स देगा। अब क्या गरीब आदमी का इनकम अंबानी जैसा है? नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? ₹30। तो वैसे टैक्स जो इनकम बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता है, ठीक है, और गरीब पे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और अमीर पे कम पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वैसा नहीं था, इनकम बढ़ रहा है तो अब टैक्स ज़्यादा दोगे। इसमें वैसा नहीं है, इनकम कुछ भी हो, टैक्स आपको ज़्यादा उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो लोग अमीर होंगे उस पर प्रभाव कम पड़ेगा क्योंकि उनका इनकम ज़्यादा है, जो गरीब होंगे उनके पे प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे उसका रेट बढ़ता है। रिच रहोगे ज़्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव मतलब समझ लीजिए, ये प्रोग्रेसिव टैक्स हमने जो देख लिया, इनकम बढ़ेगा टैक्स देंगे उसका, और जो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब होता है फ्लैट टैक्स। अगर सरकार बोल दे कि हमको 10% फ्लैट टैक्स चाहिए, भले आपका इनकम कुछ भी हो। ठीक है, फ्लैट टैक्स मतलब इनकम आपका भले कुछ भी हो, आपको जो है फ्लैट 10% टैक्स लगेगा। मतलब 10,000 रुपये कमाओगे, 1 लाख कमाओगे तो आपको जो है 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 लाख कमाओगे, ये 10 लाख कमाओगे तो आपको 1 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जिसको फ्लैट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिग्रेसिव टैक्स क्या है दोस्तों? ये डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? डिग्रेसिव ये आपका प्रोपोर्शनल टैक्स जो हमने अभी देखा, फ्लैट जो टैक्स लगता है, और प्रोग्रेसिव टैक्स, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद रिग्रेसिव टैक्स बता दिया मैंने कि इनकम भले आपका कुछ भी हो, टैक्स जो है गरीब का उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है? रिग्रेसिव होता है। ठीक है, होता है ना, जैसे मैंने बताया ना, गरीब अंबानी को जो बिस्किट पे ₹30 का टैक्स लगा, गरीब पे भी ₹30, लेकिन गरीब के लिए ₹30 बहुत है, अंबानी के लिए घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो रिग्रेसिव टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव। मतलब टैक्स इनकम बढ़ेगा तो टैक्स ज़्यादा दोगे, तो प्रोग्रेसिव जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। और अगर इनकम आपका कुछ भी हो लेकिन गरीब पे और उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। उसका एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अब बोल रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। ये बोल रहा है टैक्स रेट इज सेम अक्रॉस ऑल इनकम, तो ये तो आपका प्रोग्रेसिव, ये आपका कौन सा टैक्स है? फ्लैट टैक्स, या इसको बोलते हैं कौन सा टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स, है ना। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब फ्लैट टैक्स, सेम टैक्स। ठीक है, टैक्स डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज, ये नहीं है। ईच हाउस होल्ड पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स, ये भी नहीं है। ये क्या है? टैक्स रेट इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर एडम स्मिथ ने टैक्स के लिए 4 सिद्धांत दिया था। बोला टैक्स कैसा होना चाहिए? तो भैया टैक्स इक्वल होना चाहिए और इनकम से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। गरीब को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए अमीर के तुलना में। फिर बोला कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैश जो टैक्स होना चाहिए उसका वो सर्टेन होना चाहिए। कुछ सरकार अपने मन से कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर ले, इसलिए सरकार जब भी नया टैक्स लाती है या कुछ रेट चेंज करती है, इसलिए उसको बजट में पहले बता देती है। ठीक है, बीच में ही नहीं बोलते कि ये भैया हमको टैक्स चाहिए 20%, हमको जो है इस स्कीम में लगाना है, नहीं, पहले बताना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ठीक, कन्वीनियंस, टैक्स जो है कन्वीनियंट तरीक़ा से कलेक्ट किया जाना चाहिए। ये नहीं बोले कि भैया तुम जो है टैक्स देने के लिए वहाँ पे दिल्ली में टैक्स तुम्हारा लिया जाएगा इसलिए तुम दिल्ली आओ, नहीं। इसलिए सरकार अभी सब ऑनलाइन कर दी है कि आराम से आप घर बैठे ही टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टैक्स ऑफ कन्वीनियंस। टैक्स ऑफ इकोनॉमी, टैक्स ऑफ इकोनॉमी मतलब कि जितना पैसा टैक्स कलेक्ट करने में सरकार को खर्चा कर रहा है वो पैसा जो है ज़्यादा होना चाहिए जिससे उसे मिल रहा है। जैसे मान लीजिए सरकार को 100 रुपया कलेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन कलेक्ट करने में उसके 99 रुपये खर्च हो जाए तो भैया ये गलत है ना। तो वही बोला, टू कलेक्ट 100 टैक्स गवर्नमेंट शुड नॉट बी स्पेंडिंग 90 करोड़ इन सैलरी। समझ रहे? तो जितना रुपया आपको टैक्स मिल रहा है सरकार से, मतलब सरकार को टैक्स से जितना पैसा मिल रहा है उसको कलेक्ट करने में उसका पैसा जो है कम खर्च होना चाहिए, है ना। तो ये 4 चीज़ टैक्सेशन के लिए एडम स्मिथ ने बताया था कि टैक्स किस तरह से होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। अब बोला एडम स्मिथ ने क्या नहीं दिया था, सीडीएस में बोला है, तो इक्वालिटी दिया था। क्या हमने देखा था कि टैक्स जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए,
और इनकम से रिलेटेड होना चाहिए, ये भी दिया था। सर्टेनिटी, सर्टेन होना चाहिए। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस चाहिए। एग्जांपल दिया था दिल्ली जाके देने वाला। फिजिकल कंसोलिडेट एडिक्वेसी, इसका नहीं बोला था। क्या बोला था उसकी जगह? इकोनॉमी बोला था कि खर्च, जितना टैक्स हमको कलेक्ट करने में पैसा खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा ही टैक्स हमारा कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला एबिलिटी टू पे, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड्स दैट टैक्स पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ। ठीक है, जितना पैसा वो दे पाए वो रिलेट होता है कि उनका इनकम से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट्स दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। जितना सरकार से फ़ायदा मिल रहा है उसको, उसके अनुसार उसका टैक्स देना चाहिए। अगला, प्रोग्रेसिव टैक्स में टेक ए लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिली देन इट फ्रॉम रिच फैमिली। बोल रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स जो है गरीबों से ज़्यादा टैक्स लेता है और अमीरों से कम लेता है। ये गलत है। मैंने बताया कि रिग्रेसिव टैक्स होता है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं होता है। तीसरा हमारा गलत है, तीसरा गलत है, तो ये और ये गलत हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड ईजियर टू कलेक्ट। बोला इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना आसान है। सही बात है, माचिस की डिब्बी पर टैक्स लगा दो तो लोग माचिस खरीदेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। ये होगा, मतलब चौथा होगा तो दोनों ऑप्शन में चौथा है, मतलब दो ऑटोमेटिकली हो गया सही। फर्स्ट देखते हैं, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल होल्ड दैट पीपल शुड पे रिलेटेड टू द इनकम और वेल्थ। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा सही है कि इनकम और वेल्थ के अनुसार है उनका टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, है ना। तो हमारा 1, 2 एंड 4 होगा। ठीक है, अब टैक्स के टाइप है दोस्तों। तो कुछ टैक्स डायरेक्ट टैक्स देखेंगे हम, जो इनकम पे लगता है। कुछ डायरेक्ट टैक्स आपका संपत्ति पे लगता है, लेन देन पे लगता है। कुछ डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंडिचर पे लगता है। ठीक है, तो देखिए जिसको क्रॉस किया गया है इसका मतलब वो टैक्स अब नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स आय पे लगता है? तो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कंपनियाँ अगर पैसा कमाती है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है, मैट बोल देते हैं। अगर कोई कंपनी ये बोलती है अब कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है दोस्तों? आपके इनकम पे लगता है, मतलब आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर। ठीक है, और मान लीजिए कोई कंपनी दिखा दे कि नहीं मेरा जो है पैसा हो ही नहीं रहा है, तो उस पर लगता है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। उसके अलावा इनकम टैक्स ऑन इनकम जो भी आप कमा रहे हो उस पर, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदे, ठीक है, उस पर पैसा बढ़ गया, बढ़ने के बाद जो उस पर प्रॉफिट हुआ उसको पे जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स। तो याद रखिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स, मैट और इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये इनकम पे लगने वाला डायरेक्ट टैक्स है। और कौन लगाती है? यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगेगा वो जो है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स मतलब जो आप पेशा कर होता है वो। ठीक है, अभी लिमिट है कि 2500 रुपये से अधिक आपसे नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या है? जैसे कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में EPF में जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मुझसे टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेता है। तो राज्य सरकार भी प्रोफेशनल टैक्स ले सकती है, लेकिन कितना ले सकती है? मैक्सिमम 2500 रुपया 1 साल में। ठीक है, समझ गए आप। उसके अलावा संपत्ति और लेन देन पे टैक्स लगता है, तो कौन कौन सा है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा, तो उस पर आपको फ़ायदा होगा, तो उस पर जो आपने बाद में बेचेंगे किसी को, तो आप फ़ायदे पे बेच रहे हैं तो आपको फ़ायदे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी फ़ायदे पे आप टैक्स दे रहे हैं, एक मिनट दोस्तों। तो जो आपको फ़ायदा हो रहा है सिक्योरिटी पे, उस पर जो ट्रांजेक्शन लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। उसी तरह आप कोई कमोडिटी खरीद रहे हैं, कोई गेहूँ चावल ये सब खरीदा जा रहा है, तो उस पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होगा। ये जो क्रॉस वाला है दोस्तों, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन, स्टैट ड्यूटी, ये सब हट चुका है। ठीक है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कलेक्ट करती है? लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मतलब ज़मीन से जो टैक्स होता है, भू राजस्व। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स जो लगता है शहरों में, ठीक है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया डायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा खर्च पे भी हम लोग का टैक्स लगता था पहले। जैसे आपने कोई किसी को गिफ्ट दिया तो उस पर जो टैक्स लगेगा, या खाने खाया होटल में तो उस पर रिसिप्ट पे कोई टैक्स लग गया। या फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, जब एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर को अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटी देता है कि चलो तुमको सैलरी से कुछ पैसा काट लेते हैं और तुमको कुछ भी बेनिफिट देते हैं, जैसे तुम्हारे लिए कोई क्लब में मेंबरशिप हो जाएगा, तो वो सभी आते थे आपका फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये सब टैक्स अब खत्म हो चुका है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती है
डायरेक्ट टैक्स वो है एक एग्जांपल रोड टैक्स, ठीक है, रोड टैक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए तो बोला था कि कॉरपोरेशन टैक्स कौन इम्पोज करता है दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। हमने देखा अभी कॉरपोरेशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है प्रोफेशनल टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, है ना। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स का कुछ हम लोग बेनिफिट देखेंगे और कुछ हम लोग नुकसान देखेंगे। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स का मेरिट क्या है, क्या क्या फ़ायदा है। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, अगर इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे, ठीक है, और सिटीजन लगेगा कि यार लोग जागरूक होंगे और सरकार से डिमांड करेंगे कि चूँकि आप मेरा इनकम बढ़ रहा है तो अब टैक्स अगर ज़्यादा ले रहे हो तो हमको फैसिलिटी भी दो भाई, हमको है ना आप सुविधा दो, ठीक है। ये हुआ। डिमेरिट क्या है कि सब चीज़ बराबर है, ठीक है। आगे देखते हैं मेरिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्स का। तो अगर सरकार मान ली ज़्यादा टैक्स लेगी तो लोगों को प्रमोशन होगा कि यार हमको सेविंग करना चाहिए, ठीक है, हम लोग को जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जैसे इनकम टैक्स में सरकार बोलेगी कि अगर आपको सेविंग प्रमोट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो इनकम टैक्स में हम आपको छूट दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्स का यूज कर सकती है सरकार। डायरेक्ट टैक्स का ये फ़ायदा है यार इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और ये सर्टेन होगा कि कब टैक्स देना है कब नहीं देना है, ये सरकार फिक्स करती है कि नहीं। इससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है दोस्तों उसमें भी सरकार इसका यूज कर सकती है डायरेक्ट टैक्स का, वो लगा सकती है टोबिन टैक्स, ठीक है। टोबिन टैक्स क्या होता है, जो भी एक्सचेंज रेट रहता है, जैसे एक डॉलर में कितना रुपया होगा एक्सचेंज रेट करने का कैपेसिटी, तो उसको भी सरकार जो है कम कर सकती है, वॉलेटिलिटी को कम कर सकती है टोबिन टैक्स लगा के, ठीक है। इसका डिमेरिट क्या है कि डायरेक्ट टैक्स में एक्सटर्नलिटी काउंट नहीं होता है। एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है कि कोई मान लीजिए एकेडमिक बुक्स छप रहा है, ठीक है, तो उसको ऑथर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई फिल्म स्टार है जो सिगार को प्रमोट कर रहा है, जैसे ये हमने देखा है ना, ये देखें कोई सिगार को प्रमोट करके भी ये कमा ले रहा है 10 करोड़ रुपया, और लक्ष्मीकांत जी भी जो है बुक पब्लिश करके 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। लेकिन दोनों भाई कितना मेहनत किए होंगे, ये तो खैर गलत काम करके किया। तो एक्सटर्नलिटी काउंट नहीं होता है कि समझे कि अब इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे और लोगों पे, है ना, इसका तो भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो प्रभाव हम लोग नहीं देखते हैं इसमें डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। उसी तरह हार्डशिप काउंट नहीं होता है। कोई मकान मालिक है वो सोया हुआ है, आराम से पैसा कमा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स, और कोई मजदूर जो है मेहनत करके पैसा कमा रहा है इनकम टैक्स, तो फिर हार्डशिप काउंट नहीं होता है। इसके अलावा अगर डायरेक्ट टैक्स अगर बहुत ज़्यादा है, मान लो किसी देश में है 70% डायरेक्ट टैक्स, तो जितना आप कमाओगे आपका 70% देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, लोग कामचोर हो जाएंगे, यार काम नहीं करेंगे, छोड़ कौन काम करेगा, साला पैसा ही नहीं मिलता है। उसी तरह लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम आएगा। नैरो बेस का मतलब ये है कि गरीब लोग इससे कवर नहीं है, है ना। अगर हम करीब करना चाहते हैं तो बहुत लार्ज इनकम टैक्स जो है स्टाफ ज़रूरत पड़ेगा उसको कलेक्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अभी गरीब लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए सरकार बोले कि हम गरीब लोगों से लेंगे, गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और इसको अगर आपसे पैसा लेना है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा स्टाफ को रखना पड़ेगा। तो जो एडम स्मिथ का था, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ क्या था बताइए, इकोनॉमी, जिसके तहत यह था कि कहीं टैक्स कलेक्ट करने में ज़्यादा आपका पैसा ना खर्च हो जाए, ठीक है। तो ये भी उससे प्रमोट हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए बहुत लोग टैक्स वैक्स नहीं दिए तो उसे जो है लिटिगेशन होता है, मुकदमा चलता है, ये वो टैक्स के लोग चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यूनियन टैक्स के बारे में देखेंगे, सेस और सरचार्ज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकम टैक्स आपका पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है आर्टिकल 266 के अंदर, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है दोस्तों, तो टैक्स पे जो टैक्स लिया जाता है, तो सरचार्ज का मतलब ये है कि जो टैक्स पे टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। सो इट इज़ ए टैक्स ऑन टैक्स। मान लीजिए अंबानी है या कोई भी है अंबानी, सरचार्ज लिया जाता है दोस्तों जो जिसका इनकम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो टैक्स पे टैक्स लगता है, मतलब अंबानी मान लीजिए 10 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा है, तो टैक्स कितना दे रहा है 10 करोड़ का सरकार बोलेगी 30% हम सरचार्ज लेंगे, तो टैक्स कितना लगा उस पर 10%, 10 करोड़ का 30% कितना हुआ दोस्तों, 3 करोड़ हुआ ना, 3 करोड़ रुपया उस पर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो ये भी पैसा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिस तरह से कोई भी यूनियन टैक्स जाता है। तो यूनियन टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है। तो अभी हम लोग देखे थे अलग अलग टाइप का इनकम टैक्स, देखिए यहाँ पे देखे थे डायरेक्ट टैक्स अलग अलग टाइप का इनकम पे लग गया,
एसेट पे लग गया, एक्सपेंडिचर पे लग गया जो यूनियन गवर्नमेंट लगाया, ठीक है। उसके बाद जो भी पैसा इसके पास आता है दोस्तों वो कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, और फिर वो पैसा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होता है। और डिवीजन करने के लिए किस पैरामीटर पे होना चाहिए वो फाइनेंस कमीशन आपको हमने पढ़ाया था आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी में। तो फाइनेंस कमीशन बोलता है कि किस आधार पे जो है पैसा बांटना चाहिए, सेंटर्स में जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पैसा को राज्य को बांटना चाहिए। तो किसके आधार पे, तो फाइनेंस कमीशन के सलाह के आधार पे, ठीक है। अगर IGST हो तो GST काउंसिल के फार्मूला पे होता है, ठीक है। तो GST का टैक्स जो होगा वो GST काउंसिल जो फार्मूला देगी उसके आधार पे होगा, IGST को छोड़ के, ठीक है। तो सरचार्ज समझ गया, टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है। सरचार्ज इज नॉट शेयर्ड विथ स्टेट, सरचार्ज को राज्यों को नहीं देना पड़ता है, ठीक है। देखिए यूनियन गवर्नमेंट जो भी कलेक्ट करती है टैक्स उसको देती है, लेकिन जो सरचार्ज होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो वही लिखा है सरचार्ज इज नॉट शेयर्ड विथ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और सरचार्ज का कोई पर्पस नहीं होता है कि किस लिए लिया गया, ठीक है। ये किसी भी पर्पस के लिए लिया जा सकता है और किसी भी पर्पस के लिए खर्च किया जा सकता है, ठीक है। अगर सरकार लिख दे कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तब जाके ये सोशल वेलफेयर में ही खर्च होगा। लेकिन अगर सरचार्ज नॉर्मल लिखा हुआ है तो वो किसी भी पर्पस के लिए खर्च करेगी और केंद्र सरकार उसको राज्य सरकार को देना नहीं पड़ता है। समझ में आया सरचार्ज। अब होता है शेष क्या होता है, तो ये कैलकुलेट होता है टैक्स और सरचार्ज पे। मतलब टैक्स मैंने ऊपर में कितना लिखा, टैक्स कितना लगा था उस पर 10 करोड़ और सरचार्ज कितना लगा था 3 करोड़। तो शेष जो होगा दोस्तों वो टैक्स पे भी लिया जाएगा प्लस 3 करोड़ पे भी लिया जाएगा, मतलब 13 करोड़ पे शेष लगेगा। और शेष का जो भी रेट होगा, जैसे तो बोला 2% शेष, तो 13 करोड़ का 2% रुपया हमारा शेष होगा। तो शेष जो लगता है दोस्तों वो टैक्स पे लगता है प्लस सरचार्ज पे लगता है। अगर सरचार्ज है तो, नहीं तो टैक्स पे लिया जाएगा। तो शेष का ना एक पर्पस होता है, जैसे आपने पढ़ा होता कोल शेष, तो कोल शेष लिया जाएगा किस पे, कोल से कोयला का कितना बिका उस पर, और लिखा रहेगा कि कोल शेष का पैसा किस पे जाएगा, तो इन्वायरमेंट के लिए जाएगा। उसी तरह रोड शेष, तो रोड शेष पेट्रोल डीजल पे लगता है, तो इसका पैसा कहाँ जाता है, रोड के सेफ्टी वेफ्टी के लिए हम लोग करते हैं। उसी तरह हेल्थ शेष, एजुकेशन शेष, समझ गए। तो शेष का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि जिस पर्पज़ के लिए लिया जाता है उसके लिए वो जो है लिया जाता है, उसी के लिए खर्च होता है। लेकिन सरचार्ज का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये किसी भी चीज़ के लिए आ सकता है और कहीं भी जनरल पे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जो शेष होता है दोस्तों वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और वहाँ से शेष जाता है पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। और कभी कभी पब्लिक अकाउंट में अलग फंड बना के हम लोग रखते हैं। तो ये हमारा जो फोटो था कि इनकम टैक्स जो भी पैसा हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गया, ठीक है। और ये क्या है, फाइनेंस कमीशन इसको बोलता है शेयर करने जो भी पैसा होता है, ठीक है। सरचार्ज फाइनेंस कमीशन बोलता है कि केंद्र सरकार राज्यों को शेयर नहीं करेगी, और फाइनेंस कमीशन का कोई इस पर आदेश नहीं होता है। जो शेष होता है इसे फाइनेंस कमीशन का कोई पैसा नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। और शेष का पैसा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन फाइनली कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट में। और इन दोनों का पैसा कहाँ जाता है, इनकम टैक्स और सरचार्ज का, उनका जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बात समझ में आया। तो शेष का पैसा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट में, वो आपको ध्यान देना है। तो फाइनेंस कमीशन बोला कि कोई फार्मूला नहीं है कि हम शेष को राज्यों को बांटने के लिए कुछ बोलें। राज्य चाहे तो अपने मन से दे सकती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को शेष का पैसा दे सकती है, लेकिन वो सेंटर के या केंद्र सरकार के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। केंद्र सरकार के किस पे डिपेंड करता है, केंद्र सरकार पे विवेक। अगर चाहे तो केंद्र सरकार पैसा शेष का दे सकती है। उसी तरह सरचार्ज का भी पैसा चाहे तो केंद्र सरकार दे सकती है, लेकिन उस केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ये वाला पैसा है ना, ये वाला, ठीक है, उसको जो है केंद्र सरकार को देना पड़ेगा किसके आधार पे, फाइनेंस कमीशन का सलाह के आधार पे। बात समझ में आए। उसके बाद कुछ शेष है, कुछ सिंपल सा है। ये हेल्थ एजुकेशन शेष कहाँ लगता है, तो जो भी इनकम टैक्स होता है और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उस पर जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है उस पर लिया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन शेष। सिंपल हेल्थ शेष लिखेगा तो जो भी हम बाहर से सामान मेडिकल डिवाइस मंगाते हैं उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगता है, आपको पता है, तो उस पर लगता है हेल्थ शेष। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शेष ये लगता है कुछ प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी पे, और एक्साइज ड्यूटी पे भी लगता है। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शेष पेट्रोल डीजल पे जो बनने में जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उस पर लगता है। जीएसटी कंपनसेशन शेष ये कुछ जीएसटी
उसके प्रोडक्ट पे लगता है, जैसे विमल का गुटखा कारवार पे। समझ में आ गया। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग शेष में देखेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में। ठीक है, तो देखिए सरकार ने 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाती है किस पे, डायरेक्ट टैक्स पे। तो कौन सा डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, फिर सरकार ने एक नया नॉन लैप्सेबल फंड बनाया। नॉन लैप्सेबल का मतलब दोस्तों ऐसा फंड जिसमें आप पैसा अगर डाल दो तो वो पैसा लैप्स नहीं होता। लैप्स का मतलब वो समय दर समय चलते रहता है। लैप्स का मतलब ये है, अगर लैप्स कोई फंड लैप्सेबल होगा, इसका मतलब उसमें अगर 5 लाख रुपए डाले हो और लिखा है कि 5 लाख रुपये अगर आपको 1 साल के अंदर खर्च करना है, अगर आप खर्च नहीं करोगे तो ये 5 लाख रुपये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नॉन लैप्सेबल का मतलब अगर है तो अगर 5 लाख रुपये इसमें डाले हो तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा कि कितने समय में आपको खर्च करना है। ठीक है, तो ये सरकार ने क्या किया, एक नया नॉन लैप्सेबल फंड बनाया दोस्तों। तो ये फंड जो है में पैसा कहाँ से आएगा, तो ऊपर में हम लोग जो शेष देखें दोस्तों, ये जो शेष देखें ना ये वाला, इसी से पैसा आएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा हम लोग निधि बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री इसका पैसा यूज कहाँ कहाँ करेगी, तो आयुष्मान भारत के लिए करेगी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन और हेल्थ इमरजेंसी के लिए जैसे कोरोना। तो आयुष्मान भारत आपको पता है कि 5 लाख रुपये एक परिवार को, ठीक है, दिया जाता है ना। 10 करोड़ लोग की 10 करोड़ फैमिली इसमें कवर है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में हम लोग बड़े बड़े एम्स जैसा संस्था बना रहे हैं, और जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसको हम लोग अपग्रेड करके बढ़िया बना रहे हैं। तो हम लोग इनकम टैक्स दोस्तों वो पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब वो टैक्स जो कॉर्पोरेट से लिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए किस पे लिया जाता है, तो कंपनी के प्रॉफिट पे लिया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, जितना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि टाटा है, टाटा को 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ सामान वामान बनाने में, सब चीज़ में। टाटा ने गाड़ी बेचा तो उसको बेचा कितने का, 11 करोड़ का। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, सबको दे दा के खर्चा वर्चा पानी ले ला के 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ पे लगेगा क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है वो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, और इनकम टैक्स अंदर एक्ट जो है 1961 के अंदर इसको लगता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसी को हम लोग बोलते हैं नेट इनकम टैक्स। वो जो हम लोग तो पंडिताई करने का ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में क्या है, 2019 के पहले क्या था दोस्तों, कि अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर वो 400 करोड़ रुपए तक उसका टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल, तो वो 25% जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। और 400 करोड़ से अधिक है तो 30%। और अगर कोई विदेशी कंपनी है, अब इंडिया से पैसा कमा रही है, ठीक है, तो उसको 40% लगेगा। इसके अलावा सर चार्ज भी लगता था, अगर कोई कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है तो उस पर कुछ परसेंट चार्ज लगेगा। X% अब कितना लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया, क्योंकि इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है दोस्तों, अब देखिए कितना ज़्यादा है, 25 से 40% है। सरकार ने रेट को कम किया। ठीक है, तो कैसे कम किया, तो देखिए जो पहले की वर्तमान में जो कंपनियां थी 2019 में काम कर रही थी, तो उस पर से पहले क्या लगता था वो ये आप छोड़िए, अब क्या लगेगा 22% टैक्स लगेगा, जिसमें से और 10% सरचार्ज लगेगा, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, और 4% सेस लगेगा टैक्स पे और सरचार्ज पे। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 25.17% लग रहा है। समझ में आया, इसको कैलकुलेट कैसे किए हैं दोस्तों, तो 22% तो है ही। ठीक है, सरचार्ज 10%, तो 10% किसका, 22% का, तो 22% का 10% मतलब 2.2। ठीक है, और फिर 4% किसका, 2.2 का। तो जब जोड़ जाड़ के सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 25.17%। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया आपको। उस तरह ये तो हो गया पुरानी कंपनी जो उस समय थी 2019 में। अगर कोई नई कंपनी अगर रजिस्टर होकर काम कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए 15% लगेगा, और सरचार्ज और सेस मिला विला के 17%। तो याद आपको क्या रखना है कि जो पुरानी कंपनियां थी 2019 से पहले, उससे 25% और उसको 17%। अगर यूपीएससी दे दे कि प्रेजेंट रेट 30% है तो वो गलत हो जाएगा। बस मोटा मोटी याद रख लो 17% है और 25% है। कैसी कंपनी, तो पुरानी कंपनी जो भारत की है वो 25, और नई कंपनी जो भारत की है वो 17। विदेशी कंपनी उस पर कोई चेंज नहीं हुआ, उस पर 40% लिया जा रहा है टैक्स। और जीरो टैक्स कंपनी, जीरो टैक्स कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो दिखाती है कि मेरा प्रॉफिट जीरो है, लेकिन होगा क्या, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट जीरो होगा नहीं होगा। तो सरकार ने ये क्या बोला था यहाँ पे कि कंपनी के प्रॉफिट पे लगाएगा, तो कंपनी इससे बचने के लिए बोल दी कि भैया हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार बोली ज़्यादा होशियारी बनने का, होशियार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, भले तुम्हारा जीरो टैक्स हो रहा है, जीरो प्रॉफिट हो रहा है,
फिर भी तुमको 15% देना पड़ेगा टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 15% तुम्हारा लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ अनाउंसमेंट हुआ है बजट में, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना ज़रूरत है, आप छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। तो वही बजट 2020 में बोला था कि अगर सोवरेन वेल्थ फंड है, सोवरेन वेल्थ फंड मतलब कोई, सोवरेन मतलब होता है समझ लीजिए दोस्तों देश, सोवरेन बोलते हैं देश को, तो कोई देश का फंड, ठीक है, अगर भारत में इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, उसको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। टैक्स हॉलीडे का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए छूट, मतलब 5 साल 10 साल के लिए छूट, जब भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट आप अगर कर रहे हो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई बाहर का सरकारी फंड है ये सॉवरेन वेल्थ फंड, मतलब बाहर का सरकारी फंड, जैसे इंडिया का भी सरकारी फंड है, अमेरिका का भी सरकारी फंड है, तो अगर वो अमेरिका या बाहर का कोई भी देश का फंड इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए टैक्स हॉलीडे मिलेगा, मतलब कुछ समय के लिए हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑडिट फॉर स्मॉल कंपनी, छोटे छोटे के लिए, छोटी छोटी कंपनियां हैं उसके का जो ऑडिट हो रहा है उससे हम लोग उसको छूट दे देंगे। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षण, जो भी कंपनी का बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मतलब एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, तो उसको देख रेख करने का जो जरिया होता है उसको ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिट कौन करता है, इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, जो जिसको बोलते हैं ऑडिटर, ठीक है ना। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया है कि आप जो है ऑडिट अकाउंट अपना बनाओगे और उसको सरकार को दोगे कि आपके पास कितना परिसंपत्ति है, कितना एसेट है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, अगर 95% 95% से अगर ट्रांजेक्शन अगर डिजिटली रूप से कर रहा है, ठीक है, तो उनको जो है ऑडिट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑडिट करना नहीं पड़ेगा अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो, ठीक है। बजट 2021 में बोला था अगर कोई भी कंपनी अगर 95% ट्रांजेक्शन डिजिटल कर रहा है, मतलब लेन देन पैसा का, तो उसको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अगर सब चीज़ डिजिटली कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी डेटा है ना, तो देख लेगी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इसको लिए आपको ऑडिटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सरकार खुद ही ऑडिट ऑटोमेटिकली कर दे रही है। इससे क्या होगा कि कंपनी को टैक्स कंप्लायंस बर्डन, जो बार बार फॉर्म फिल करना पड़ता है टैक्स के लिए, ये फॉर्म वो फॉर्म, वो सब नहीं करना पड़ेगा। और सरकार बोल रही है कि 95% अगर ट्रांजेक्शन डिजिटल हो रहा है तो लोग खुद प्रमोट करेंगे कि यार हम डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करेंगे, इससे लोगों का टैक्स का चोरी नहीं कर पाएंगे और ब्लैक मनी कम होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यही है, अगर आप ऑडिट कर रहे हो छोटी छोटी कंपनियां, देखिए कितनी कंपनियां हैं, कितनी 10 करोड़ कमाने वाली तक, मतलब छोटी कंपनी है, तो 10 करोड़ तक की अगर कोई कंपनी कमाती है और 95% का ट्रांजेक्शन डिजिटल रूप से करती है तो उनको ऑडिट का डेटा सरकार को देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स होता है स्टार्टअप पे। तो स्टार्टअप क्या होता है दोस्तों, कोई भी कंपनी जो 10 साल से कम काम है, जैसे रोमन सैनिसर का, ठीक है, जैसे जीरो IS भी का स्टार्टअप बन सकता है। एंड नॉट, बताइए कमेंट सेक्शन में, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। नॉट हैविंग टर्नओवर मोर देन 100 करोड़, तो जो उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो और 10 साल से अगर कम काम कर रही हो और कुछ गुड्स और सर्विस में इनोवेशन कर रही है, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इस तरह का कोई पढ़ा रहा होगा देसी भाषा में, है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गवर्नमेंट जो है अगर इनोवेशन कुछ कर रही है, मतलब वो स्टार्टअप कोई कंपनी 10 साल से कम कम की है और टर्नओवर उसका 100 करोड़ से कम है और कोई इनोवेशन कर रही है गुड्स और सर्विस में, जैसे रोमन सैनी कर रहे हैं, जैसे जीरो IS कर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्टार्टअप को सरकार प्रमोट करती है, क्यों प्रमोट करती है, क्योंकि ये रोज़गार क्रिएट करता है। अभी जीरो IS को सिर्फ मैं ही चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे मुझे रखना पड़ेगा कंटेंट बनाने के लिए, वैसे वैसे मुझे PPT बनाने के लिए रखना पड़ेगा, वैसे वैसे मुझे जैसे मीडिया डेवलपर को रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, रोज़गार क्रिएट होगा ना, टीम भी, टीचर की टीम भी रखनी पड़ेगी। तो सरकार इसको स्टार्टअप को प्रमोट करती है, ठीक है। तो स्टार्टअप को अगर लिखा हुआ है कि स्टार्टअप कैन क्लेम 100% रिडक्शन, अगर सरकार ने कोई टैक्स, अगर स्टार्टअप ने कोई टैक्स दिया है सरकार को, तो स्टार्टअप बोल सकती है भैया हमको जितना भी टैक्स दिए हैं उसको हमको 100% वापस चाहिए, ठीक है। कब तक, तो 3 साल तक, आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 10 साल तक वो उसको मिल सकता है, तो लेकिन जो शुरू के 3 साल होंगे दोस्तों, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स से छूट मिल जाएगा। बात समझिए, स्टार्टअप क्या होता है, जो 10 साल अभी से लेके आज काम कर रही है, जैसे 2023 में मैंने खोला है जीरो IS,
तो 2033 तक इसको स्टार्टअप बोला जाएगा, जब तक ये 100 करोड़ कम कमाए और नया नया सर्विस इनोवेट करे, ठीक है। तो लेकिन ये बोल रहा है कि जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार ये बोल रहा है कि 2023 से लेकर अगले 3 साल तक, मतलब 2026 तक आपको टैक्स पे डिडक्शन मिल सकता है। अगर आप सरकार को ये बोल दे कि जो है हमारा 3 साल हुआ है, ठीक है, तो आपको 100% टैक्स डिडक्शन मिल सकता है, उसी को बोलते हैं टैक्स हॉलिडे, ठीक है। फिर एंजल टैक्स क्या होता है दोस्तों? तो एंजल टैक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स मतलब कोई भी आदमी जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको एंजल बोलते हैं। कमाने के उद्देश्य से नहीं, ऐसे ही हेल्प के लिए। एंजल मतलब क्या होता है? परी, परी आती है और हेल्प अगर सपोर्ट कर रही है किसको? स्टार्टअप को, तो उसको एंजल टैक्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में इक्विलाइजेशन या लेवी या गूगल टैक्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इक्विलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स क्या होता है? बहुत आसान है। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी अगर भारत से पैसा कमा रही है तो उसको 40% टैक्स लगेगा ना। तो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो अपना एडवर्टीजमेंट करवाता है गूगल पे या फेसबुक पे, तो गूगल और फेसबुक वाली कंपनियाँ उसके लिए पैसा लेगी ना, तो प्रॉफिट कम आएगी, तो उस प्रॉफिट पे बाकायदा इसको पैसा देना चाहिए। लेकिन गूगल और फेसबुक ये बोलती थी कि हम आपको पैसा क्यों देंगे, मेरा तो जो बिज़नेस हो रहा है वो तो हम अमेरिका से बैठ के कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी ना कर रहे हैं। जो भी सर्वर है वो तो इंडिया में थोड़ी लगा हुआ है, वो तो विदेश में लगा हुआ है। तो इंडिया बोले अच्छा तुम ही होशियार है, बताते हैं। तो सरकार एक नया टैक्स लेके आई, इक्विलाइजेशन लेवी, और इसको अनऑफिशियली गूगल टैक्स भी बोलती है, डिजिटल सर्विस टैक्स भी बोलते थे अनऑफिशियल रूप में। तो इससे सरकार ने ये बोला कि देखो कोई भी चीज़ है अगर आप प्रमोट करवा रहे हैं, हम अगर इंडिया वाले आपके प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करवा रहे हैं और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है ना, जितने लोग देखेंगे गूगल और ये वो, तो उनको फ़ायदा होगा कि नहीं गूगल को। तो अगर इंडिया के प्रॉपर्टी से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, इंडिया के सरजमी से कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उसके बदले में देना पड़ेगा क्या? इक्विलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स, ठीक है। ये जो याद रखिएगा, गूगल टैक्स ये इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स का पार्ट नहीं है। इनकम टैक्स के अंडर ये अलग से एक अलग से टैक्स है जो फिनांस बिल या एक्ट 2016 में इसको लेके आए थे। फिर सर अगर कंपनी कहेगी कि नहीं हम लोग पहले जो है दूसरी देश में टैक्स दे चुके हैं, जैसे DTAA होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है, मान लीजिए A और B 2 देश, ठीक है, और गूगल बोल रही है कि हम यहाँ पे A वाले देश में टैक्स दे चुके हैं, ठीक है, तो हम आपको B को क्यों देंगे टैक्स? B से ये पैसा कमा रही है, लेकिन गूगल ये बोलेगी कि हम पैसा जो है A को दे चुके हैं, B को नहीं देंगे हम पैसा। तो इक्विलाइजेशन लेवी ये बोलता है, ये टैक्स सरकार ये बोली कि नहीं, ये तुम जो है ना, इसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो बोलता है कि अगर कोई कंपनी एक देश में पैसा दे चुकी है, टैक्स दे चुकी है, तो उसको दूसरे देश में नहीं लगेगा, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी, लेकिन सरकार बोली है कि जो ये वाला जो एग्रीमेंट है वो इक्विलाइजेशन लेवी पे नहीं लगेगा, मतलब तुमको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर कवर नहीं हो, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 6% जो है दोस्तों इक्विलाइजेशन लेवी था किस पे? फॉरेन डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी पे, जैसे गूगल पे या फेसबुक पे, ठीक है। फिर बजट 2020 में ये बोला गया कि हम लोग 2% इक्विलाइजेशन लेवी लगाएंगे फॉरेन कंपनी में, जो फॉरेन कंपनी ई कॉमर्स करती है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो सब है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये सब है, एडोब है। अगर वो डिजिटल सॉफ्टवेयर अगर बेच रही है कुछ, तो तुम उस पर 2% इक्विलाइजेशन लेवी लगेगा। इसके अलावा डिजिटल जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं नेटफ्लिक्स ये सब पे, अगर वो भारत को बेच रही है, सब्सक्रिप्शन दे रही है, तो भी 2% लगेगा, समझ में आया। उसके बाद कोरोना के समय क्या हुआ दोस्तों कि फॉरेन कंपनी ये भारत सरकार को बोली कि यार तुम जो है टैक्स का जो हम लोग का जो डेट है देने का, टैक्स उनको देना था विदेशी कंपनी को, इंडिया की सरकार को, लेकिन बोली कि तुम जो टैक्स का डेट है उसको कम कर दो या टैक्स का डेट को डिफर कर दो। लेकिन भारत सरकार बोली कि हम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम तो कमा ही रहे दबा के पैसा, है ना। तो इंडिया और USA जो है एक नया तरह का टैक्स लेने की बात बोल रहा है कि जो इक्विलाइजेशन लेवी है ना, उसको धीरे धीरे हम फेज आउट करेंगे, ख़त्म करेंगे, और उसके लिए हम एक नया टैक्स लेके आएंगे जिसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है दोस्तों, ये आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके तहत अभी क्या है, ग्लोबल मतलब वैश्विक मिनिमम टैक्स, मतलब कम से कम इतना टैक्स तो लगेगा ही उस कंपनी पे। अगर डिसाइड हो जाए कि 15% टैक्स लगेगा कोई भी कंपनी पे, तो वो कंपनी बोलेगी हम पाकिस्तान में लगाओ चाहे इंडिया में लगाओ, हम टैक्स को बचाने के लिए दूसरे देश में हम अपना बिजनेस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में एक ही मिनिमम टैक्स कितना है, 15%।
उसी को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स। पहले क्या होता था दोस्तों, या प्रेजेंट में क्या होता है, अभी तो नहीं है, एक देश है इंडिया और दूसरा देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में मान लो टैक्स रेट है 10%, ठीक है, और 20% है इंडिया में। मान लो कोई कंपनी है गूगल, तो गूगल ये सोचेगी नहीं यार क्यों हम इंडिया में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ तो टैक्स 20% लगेगा। ये पूरा पैसा कमाएगी इंडिया से, सब चीज़ अपना इंडिया से लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई छोटा सा फैक्ट्री लगा देगी गूगल और बोलेगी कि हम बांग्लादेश में रजिस्टर हैं और हम DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर कवर हैं। मतलब इसका मतलब एक देश में अगर हमने टैक्स दे दिया तो हम दूसरे देश में हम क्यों देंगे टैक्स। तो ये क्या करेगी, ये बांग्लादेश में ही अपना छोटा मोटा फैक्ट्री कर लेगी, लेकिन मैक्सिमम अपना बिजनेस कहाँ से करेगी दोस्तों, इंडिया से। तो इससे बचने के लिए, ताकि गूगल अपना इसको मिसयूज ना करे और बाकी देशों को नुकसान ना हो, सरकार बोल रही है, विश्व में बात चल रहा है कि हम लोग ग्लोबल मिनिमम टैक्स लेके आएंगे, जिसके अंदर टैक्स रेट पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, मिनिमम हो, मतलब क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म टाइप का होगा, और कम से कम फिक्स रेट टैक्स लिया जाएगा। मतलब डिसाइड अगर हो जाए ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% है, तो चाहे वो कंपनी इंडिया में सेटअप हो या बांग्लादेश में हो, दोनों में टैक्स रेट 15% होगा। तो ठीक है, तो टैक्स के कारण कोई कंपनी दूसरे देश में नहीं जाएगी, और भी चीज़ देखेगी, लेकिन टैक्स के कारण सिर्फ नहीं जाएगी, क्योंकि ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% है। बात समझ में, अभी 15% नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और कुछ टर्म रिलेटेड है, जैसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब ये है कि कोई कंपनी पैसा तो कमा रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ से कमा रही, मेन वो आपको समझना है। उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। जैसे मान लो कोई कंपनी है, चाइना की कोई कंपनी है, ठीक है, ये मलेशिया में रजिस्टर हो चुकी है, और लेकिन मैक्सिमम पैसा जो है इंडिया से कमा रही है, इंडिया से ही पूरा पैसा कलेक्ट करी है, इंडिया में इसके स्टाफ है, खाली मलेशिया में एक नाम का एक ऑफिस छोटा सा खोल दिए, क्यों, टैक्स बचाने के लिए। तो सरकार क्या देखती है कि इस कंपनी जो है, चाइना कंपनी को, उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस किस देश में है, इकोनॉमी कहाँ से वो पैसा मोटा मोटा कमा रहा है, ठीक है। तो जहाँ से पैसा कमा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, मतलब उसका उसी देश में है। इस केस में क्या है, इंडिया, ठीक है। फिर OECD एक फ्रेज यूज करता है, बोलता है टैक्स चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन। अगर हम डिजिटाइजेशन हो रहा है तो टैक्स कलेक्ट करने में चैलेंज हो रहा है ना। मल्टीनेशनल क्यों, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो डिजिटल होके जो टैक्स का रूल्स है, टैक्स का नियम है, उसका मिसयूज करती है और टैक्स देने से बच जाती है, ठीक है। फ्रांस ने एक नया टैक्स लगाया, गाफा माने गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, उस पर जो टैक्स लगेगा उस पर क्या बोलते हैं, गाफा टैक्स। कौन लगाया, फ्रांस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछा था दोस्तों इक्वलाइजेशन लेवी से फरवरी 2018 में, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू इंडिया डिसीजन टू लेवी इन इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6% ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंशियल एंटिटीज, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है कि 6% जो टैक्स लगाने का सरकार ने बात बोल रहा था किस पे, तो वैसी कंपनियों पे जैसे जो नॉन रेजिडेंट एंटिटी है, ठीक है, उस पर। तो क्या बोल रहा है कि उसके बारे में, वह इट इज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नहीं, इनकम टैक्स एक्ट नहीं था, फाइनेंस एक्ट था, ये हमारा गलत होगा। जैसे ही पहला गलत हुआ, ये गया। दूसरा चेक करना है, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विस इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नहीं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जैसे हमने बता दिया क्या होता है, इसके अंदर ये कवर नहीं है, मतलब टैक्स का छूट वो नहीं मान सकते हैं। तो हमसे पूछा कौन सा करेक्ट है, आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, और उस समय 2018 में ये बहुत न्यूज में था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया था, ठीक है, उस समय। अब आते हैं अगला, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो क्या मैंने बता दिया था, कोई कंपनी है वो क्या करती है, अपना प्रॉफिट जो है जीरो दिखा देती है, और जीरो दिखाती है, और हम लोग का इंडिया में टैक्स किस पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है, प्रॉफिट पे। तो सरकार को ये दिखाती है कि यार मेरा प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, तो हम आपको टैक्स क्यों देंगे। सरकार बोला तुम ही होशियार है, बताते हैं तुमको। तो मोदी गवर्नमेंट जो है, तो देखिए कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन वो दिखा देते कि मेरा टैक्स यहाँ पे कट गया, मेरा एग्जाम्पशन यहाँ पे है, डिप्रिसिएशन यहाँ पे है, और कुछ भी मतलब टेक्निक यूज करके, छलावा यूज करके वो ये दिखाते थे कि हमारा जो जिस पे टैक्स लगेगा वो पैसा है जीरो, मतलब 0 रुपया पर आप टैक्स लो, तो 0 रुपया पे क्या घंटा टैक्स लेगा, तो प्रॉफिट उसको हो रहा है, लेकिन वो दिखा देता था कि मेरा डिडक्शन है यहाँ पे ये खर्चा है, यहाँ पे वो खर्चा है, तो वो अपना टैक्स को जीरो दिखा देते थे, ठीक है। तो बजट 1996 में सरकार ने एक 18.5% मैट लेके आया। ये बोला कि भैया हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कहाँ कहाँ डिडक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आपको मोटा मोटी प्रॉफिट देखा जाएगा। आपका प्रॉफिट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो जो आपका बुक प्रॉफिट है, बुक में आपने जो प्रॉफिट नोट किया है,
तो उन प्रॉफिट पे 18.5% आपको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट अभी क्या किया, 18.5% जो टैक्स था मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स उसको घटा के 15% कर दिया। बस आपको इतना ध्यान रखना। समझ में आ गया ना मैट क्या है, मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या है दोस्तों, ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह एक होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो जो कंपनी पे लगा उसको मैट बोल दिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर लगता है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो मैट ऑन कंपनी और AMT मतलब किस में, अमूल जैसे कोऑपरेटिव है। तो ए से AMT, ए से अमूल, ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होता है दोस्तों, जो भी कम से कम 10 लोगों का आदमी होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसे सोसाइटी इसमें मिनिमम कम से कम 10 लोग हो और वो रजिस्टर हो कहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट में के कानून में रजिस्टर हो। मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ाया था। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक राज्य में काम कर रही है तो स्टेट कानून के अंदर में रजिस्टर होगा, और अगर एक से अधिक राज्य में कर रही है काम तो वो यूनियन गवर्नमेंट के का जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर होगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 10%, 20%, 30% टैक्स लगता है डिपेंडिंग कि उसका टैक्सेबल इनकम कितना है, ठीक है। कितना उस पर जो है केसेस है और कितना उसका टेक्निकल कंडीशन है, इसके आधार पे हम लोग को जानना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, टैक्स डिडक्शन का लूप होल। जिस तरह से ये कंपनी दिखा दी कि हमारा इसमें पैसा कट रहा है तो हमको 0% प्रॉफिट हो रहा है तो हम टैक्स क्यों देंगे, उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी तरह का कुछ मतलब करती है गलत काम, ठीक है। तो जीरो टैक्स कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो दिखाती है कि हमारा कुछ नहीं है, तो सरकार ने उसी के लिए AMT लेके आया, ठीक है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। यहाँ पे बुक प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो कितना भी है 15%। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।